नमस्कार दोस्तों, शिक्षा हमारे जीवन का आधार है और स्कूल हमारे शिक्षा के मंदिर। लेकिन जब भी हम कभी सरकारी स्कूल की बात करते हैं या जब भी कभी सरकारी स्कूल का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही छवि आती है कि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई है ही नहीं। क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूलों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है और कई सरकारी स्कूल भी नहीं खुले हैं। लेकिन अगर 80 के दशक की बात करें और खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें तो 80 और 90 के दशक में उस इंटीरियर एरिया में स्कूल तो थे, लेकिन सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी शिक्षा पाना, बच्चों का स्कूल तक आना ये बहुत 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 मुश्किल था। और दोस्तों 80 से 90 के दशक के बीच में ही कुछ ऐसे चमत्कार कुछ स्कूलों में हुए जिन्होंने शिक्षा के स्तर को ना तो बहुत अच्छा कर दिया, बल्कि उन्हीं जगहों से बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकलकर बहुत ही अच्छे पदों पर पदासीन भी हुए और वो सरकारी स्कूल ही थे। तो दोस्तों आज हमारे साथ ऐसे ही उसी दशक के एक व्यक्ति हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं, श्री आरबी लाल शाक्य जी, जो कि मैनपुरी से ही रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और 80 के दशक में उनकी कह सकते हैं कि पहली पोस्टिंग राजकीय इंटर कॉलेज किलकलेश्वर श्रीनगर गढ़वाल में हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उस स्कूल का नक्शा ही पलट दिया था। तो आइए आज हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो जैसा कि 80 के दशक की अगर बात करते हैं तो 80 के दशक में तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ थी, सरकारी स्कूल तो हुआ करते थे लेकिन बहुत मुश्किल वो घड़ी थी। देखिए, जहाँ तक गढ़वाल का प्रश्न है, उस समय ज़्यादातर लोग मैदान से ही जाते थे, वहाँ के अध्यापक नहीं थे, और भी दिक्कतें थीं, वहाँ की अपनी दिक्कतें थीं। बच्चों के प्लेग्राउंड्स भी नहीं थे, बिल्डिंग भी ऐसी ही होती थी, टिन शेड होते थे। ऐसी परिस्थितियों में छात्रों के साथ भी संघर्ष की प्रॉब्लम थी, अध्यापकों के साथ भी थी। लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सबसे बेस्ट आउटपुट देना ये एम होना चाहिए। और इस एम से या आपसे डिस्कस करने से पहले मैं ये बात कहूँगा, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा चेपस पदुठ्ठेन भासते वा करोति वा ततो नं दुख मन्ये चक्कम वा बहतो पदम। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासते वा करोति वा ततो नं सुख मन्ये छाया वा अनपायन। इसकी ज़्यादा हमें व्याख्या की आवश्यकता मैं नहीं समझता, लेकिन सारे काम जो है उनकी परफॉर्मेंस है और उनका परिणाम है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कार्य करने वाला अपने मन में किस श्रेष्ठ भाव से काम कर रहा है जी। अगर उसका मन प्रसन्न है, कुशल बातों को करता है, कुशल कार्यों को करता है, मैं नहीं समझता हूँ वहाँ पर कोई समस्या आती है और उसका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। जब मन में ही कोई चोरी होती है, मन में ही कोई दिक्कत होती है, मन में ही कपट होता है, तो ऐसे कार्य का परिणाम भी गलत ही होता, अच्छा नहीं होता। इसी को हम दुख कहते हैं, और अच्छा परिणाम जब होता है उसी को हम सुख कहते हैं। आपने मेरे साथ बात करने की जो अभिलाषा व्यक्त की,
ठीक है। तो शुरुआत से अगर बात करें तो जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई, वो भी एक लंबे संघर्ष की कहानी है, लेकिन उसको हम किसी दूसरे एपिसोड में कवर करेंगे। और तो ये शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया थी, ये कैसी रही, मतलब किस तरह से स्टार्ट हुई थी ये? 1973 में मैंने सेंट जेम्स कॉलेज से एमएससी किया था फिजिक्स में, और साथ ही बीएससी वहीं से, नहीं 4 साल में सेंट जेम्स कॉलेज का किया। एक तो ये भी बात थी कि शिक्षा के जगत में प्रवेश जल्दी हो जाता था, और जो कॉम्पिटिटिव एरियाज थे उनमें टाइम लगता था, उसमें समय लगता था। और ये कोई मेरी व्यक्तिगत ही प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम उस समय में घरेलू स्थितियों की वजह से ऐसी होती थी कि भाई जल्दी कोई जॉब मिले, और जॉब मिले तो वो काम शुरू करें। इसी परिप्रेक्ष्य में और साथ ही कुछ जिज्ञासा भी होती थी, हुई उस समय, कि मैं शिक्षा के जगत में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ। दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर द टीचिंग इस जॉब। पेशे को चुना। और उस समय मैंने ये भी सुना कि आप मैनपुरी से आगरा 110 किलोमीटर साइकिल से चले गए थे। वो क्या कहानी थी, वो क्या किस्सा कोई था वो? परिस्थितियाँ होती हैं। एक्चुअली मेरा एक इंटरव्यू था साकेत इंटर कॉलेज आगरा में, कॉल लेटर आ गया था, लेकिन मेरे पास जो एमएससी की मार्कशीट थी और सर्टिफिकेट वगैरह थे, सर्टिफिकेट तो बाद में मिलते थे, मार्कशीट की बात थी, वो नहीं आ पाई थी। तो मेरे सामने प्रॉब्लम थी कि भाई मार्कशीट तो होनी चाहिए कहीं जाने के लिए। तो मैंने क्यों न मैं इंटरव्यू दूं वहीं, और वहीं से जो पालीवाल पार्क वहाँ यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ से मार्कशीट ले लूँगा। अब मेरे दिमाग में आया कि वहाँ भी थोड़ा चलना पड़ेगा, शहरों में भी चलना ही पड़ता है, और चलने का मतलब होता था 1-2 रुपए किराया। बिल्कुल। और मैनपुरी से तब का किराया करीब 4-5 रुपए था। तो ऐसा लगता था कि वहाँ का किराया ही बहुत ज़्यादा ज़्यादा पड़ रहा है, 4-5 रुपए की बहुत उस समय कीमत होती थी। तो अचानक ही मैंने अपना एक बैग लिया। उस समय लेदर का एक बैग चलता था जिसमें जी जी हर जी। चीज़ सुरक्षित रखी जा सकती थी, और साइकिल अपनी उठाई, और सुबह ही 5 बजे घर से पूरी बना के रख दी गई, और मैं चल दिया। और चलते चलते चूँकि स्टेमिना भी होता है, इच्छा भी थी, काम भी करना था, जैसा मैंने पहले कहा, मन की भावना थी, तो ये सब को देखते हुए मैं साइकिल से चलता चला गया। और चलता चला गया तो मैं पालीवाल पार्क लगभग 12-1 बजे पहुंच गया। वहाँ पर पानी यानी उपलब्ध था, टेप वेप थे, पानी बहुत गर्म आता था हाँ, उस उस जमाने समय तो में। फिर नहीं, आजकल की तरह ठंडे पानी की व्यवस्था भी हर जगह नहीं थी। लेकिन पानी मिल जाए यही होता था कि पानी यही मिल गया, बहुत बड़ी बात थी। और फिर हर जगह नहीं, कहीं कहीं सड़कों पर जो इनके काउंटर्स होते थे, तो अब उनको ढूंढने की भी ज़रूरत पड़ती है। एनीवे, खैर उसके बाद मैं गया, ऑफिस में गया, तो मैं जो कंसर्न पर्सन था उनसे मैंने बात की, भाई मेरी मार्कशीट अभी तो नहीं पहुंची, मुझे आवश्यकता है। उस समय कोई ऐसी भीड़ नहीं होती थी जो आजकल है, लाइन में लगे आदमी या बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, और लोग भी काइंडली ट्रीट भी करते थे। एनीवे, उन्होंने कहा कि आप आधा घंटा वेट कर लीजिए, तब तक मैं आपको बना देता हूँ। मैंने अपना और जो इनरोलमेंट वगैरह मैं ले के गया था, वो मैंने उनको दिखा दिया था, उन्होंने नोट कर लिया। एनीवे, आधे घंटे में मुझे मार्कशीट मिल गई डुप्लीकेट करके, उस पर जो लिखा था डुप्लीकेट, उन्होंने ये कहा था कि आपकी भेज दी गई है। तो खैर कोई बात नहीं, वो डुप्लीकेट मार्कशीट हमने ले ली, और लेने के बाद में उस कॉलेज भी गया जो साकेत इंटर कॉलेज था। वहाँ थोड़ा बहुत देखा, पूछा, और लोगों से ही पूछा, तो हमको ये पता चला कि वहाँ हमारे एक सीनियर थे,
मिस्टर कामेन सिंह शर्मा, वो 1 साल पहले से वहाँ काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो हम समझ गए कि वो उनका भी करियर अच्छा था और फिर वो काम कर रहे थे तो उनको कंफर्म करना था उनको, तो इसलिए उन्होंने कॉल किया था। बहरहाल मैं थोड़ी देर बाद वहाँ से भी चल दिया और चलते चलते धीरे धीरे मैं आगरा निकल के एक जगह पड़ती है टुंडला, तो टुंडला से ही पास हो रहा था, वहाँ पर अचानक बारिश होने लगी क्योंकि ये टाइम बारिश का आ चुका था। तो एक कोई सा एक थोड़ा सा कमरा था जिसका पूरा खुला हुआ जैसे बरामदा टाइप का था। मैं वहाँ खड़ा हो गया अपना बैग लेकर के, और बल्कि इससे पहले ही क्या हुआ, वहाँ एक गड्ढा था, उसमें साइकिल का पहिया चला गया, जो सचमुच एक हमारे लिए बहुत रोचक बात थी। और वो पहिया का जाने से हमारा बैग भी उसमें चला गया। हमने कहा ये तो एक नई समस्या हो गई कि उसमें पानी भरा हुआ था वो बैग। फिर एनीवे मैंने उठाया, निकाला, साइकिल रखी और उस बैग में हमने जल्दी जल्दी में अपने पेपर्स निकाले। तो पेपर्स तो नहीं भीगे थे क्योंकि मैंने उस ज़माने में ये आजकल की तरह रैपिंग क्या कहते हैं, रैपर लगा लेते हैं, लैमिनेशंस वगैरह होता है, ये सब चीज़ नहीं थी। तो मैंने कागज़ों पर पहले से ही पॉलीथीन एक इस तरह की जो भी आती थी अपने आप ही रख करके पिनअप कर रखा था, तो बच गए। और खैर तब तक फिर बारिश भी बंद हो गई, बारिश बंद हो गई तो मैं मतलब लेकिन साइकिल से आगरा तक जाके चल दिया और आगरा से ही वापस आगरा पहुंचा। उसी दिन यूनिवर्सिटी काम किया, वहाँ से साकेत इंटर कॉलेज गया। मैं समझता हूँ 5-6 किलोमीटर से वो भी कम नहीं था। एनीवे और उसके बाद में वापस आया। वापस आने के बाद में शुकाबाद तक आ गया साइकिल चलाते चलाते। मैंने फिर देखा कि सूरज में अभी चमक है, तो हमारे अंदर भी अभी दम है, उम्र थी 20-21 साल की एज थी, तो वहाँ से भी चल दिया। चलते चलते आगे चलते चलते अब धीरे धीरे झुलपुट होने लगा था। एक जगह पड़ती है आराम, मैंने सोचा अब आराम तक ही पहुँच पाएंगे, ज़्यादा नहीं पहुँच पाएंगे। आराम भी मेरे लिए नई जगह थी, वहाँ हमारा कोई परिचित नहीं था। तभी तक मैंने देखा कि एक बगल में जो सब स्टेशन होती है पावर हाउस की, वहाँ लाइट हो रही थी और लाइट हो रही थी। तो मुझे याद आया कि हमारे गांव का एक आदमी है यहाँ पर, क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊँ। अब बाकी तुम्हारे अब तो रुकना ही पड़ेगा। अंधेरे में उस ज़माने में साइकिल भी छिन जाती थी बहुत जल्दी सड़कों पर, बहुत सारी प्रॉब्लम उस समय थी, और वो तो खैर कभी भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं और आज भी हो सकती हैं। एनीवे तो मैं वहाँ से लगभग 500 मीटर हट करके वो सब स्टेशन थी, उसके रास्ता था, मैं उसकी ओर चला गया। अब मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ ढूंढेंगे, क्या करेंगे। करीब 8:30 सवा 8 बज चुका था, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो एक इत्तेफाक थी कि गेट के पास ही उनका रूम था। उनकी आवाज़ मैंने सुन ली। हमने कहा ये तो बड़ा इत्तेफाक बात है कि इतनी जल्दी मिल गए तो ठीक है। अपना जो हमारे गांव की परंपरा है, राम ज्वार कहते हुआ। अब वो बोला भाई इतने वक्त कहाँ से आए, हमने बाद में बताएंगे, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, उस समय खैर ये भी है कि हाँ लोग काइंडली तो बिहेव करते ही थे। एनीवे तो ठीक है, तब तक उनने अपने खाने आने की बात की, थोड़ी बहुत बात हुई, खाना खाया और मैं लेट गया। मुझे नहीं पता, न बात करने की थकान थी, सो गया। सुबह उठा, फिर उन्होंने चाय आए, बोले खाना खा के जाओ। हमने कहा अब तो मैं निकल ही जाऊंगा, मुझे और भी काम है। तो जल्दी से मैं वहाँ से चल दिया और जल्दी से लगभग 10 बजे तक मैं अपने गांव पहुँच गया था। तो ये तो आगरा की जाने की कहानी थी एक दिन की। इसके बाद एक घटना और हुई। एक दिन के बाद मैं फिर फर्रुखाबाद गया। वहाँ भी हमारा एक पर्पज़ था उस मार्कशीट से, क्योंकि वहाँ एक प्रिंसिपल थे मीरापुर इंटर कॉलेज के। उन्होंने कहा था आप जब मार्कशीट ले आओगे तब बात करेंगे। फिर उसी दिन वहाँ से फर्रुखाबाद से मैं वहाँ भी एक कोई काम था वो किया। उसके बाद नवाबगंज एक जगह है
वहाँ हमारी ननिहाल थी। तो वहाँ रास्ता पूछा, मैं नवाबगंज तक पहुँच गया। घटना लगभग वही हुई कि वहाँ भी मैं थक गया, तो ये फर्रुखाबाद की जर्नी हुई एक दिन के बाद। और वहाँ से फिर चल दिया, तब जा कर के कॉलेज गया और वहाँ से फिर साइकिल से ही तो वापस। उस समय साइकिल का स्टेमिना भी था, साइकिल का क्रेज़ भी था, साइकिल बहुत बड़ी चीज़ भी थी। तो इस तरह से अच्छा, फिर लोक सेवा आयोग में कैसे फिर एंट्री हुई है? हाँ, जो अभी मैंने मेरापुर के बारे में बताया था, वहाँ जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कह दिया, बेटा काफ़ी उम्र का अंतर था, मैं 20.5 साल की मेरी उम्र थी उस समय, लगभग 21 साल की। तो ये आप ऐसा करिए, 8 जुलाई को आ जाइए। तब 8 जुलाई को सेशन स्टार्ट हो रहा था। सत्र स्टार्ट होता था। तब हम देखें, मैं पहुंच गया। एनीवे, बहुत सारी बातें हुई, फिर इंटरव्यू हुआ नवदिया। उस समय हमारे मैनेजर साहब रहते थे, वहाँ इंटरव्यू हुआ और उन्होंने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद मैं वहाँ रहा, पर वहाँ की भी परिस्थितियाँ मुझे कुछ सूट नहीं कर रही थी। मैं अपने को यही तब सोचता था, मैं सेंट जॉन्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे यहाँ नौकरी करनी। काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर भी इसका है। मतलब ये नहीं था कि मैंने वर्क किया और वहाँ के उसी टाइम के कई लड़के हमारे इंजीनियर हैं, जी जी। तो बात वो नहीं है, लेकिन फिर भी कि तो मन में तो रहता ही था कोई और अवसर अच्छा मिले जाने का। अभी तक हमारे एक केमिस्ट्री के प्रवक्ता थे, उन्होंने बताया कि भाई मैंने तो अप्लाई कर दिया है गवर्नमेंट में, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की जगह निकली हुई, तो आप चाहो तो अप्लाई कर दो। हुआ ये कि वो एक ही दिन बाकी था। अच्छा, बहुत लेट पता चल पाया। हाँ, बहुत लेट पता चला। तो जो हमें फॉर्म डालना था उसकी लास्ट डेट जो थी, उसमें केवल एक ही दिन बाकी था। और वो एक दिन हमें तो यहाँ से इलाहाबाद जाने में ही लग जाता। फॉर्म तो अवेलेबल नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अच्छा, उस समय फॉर्म मतलब ऐसे नहीं आते थे? प्रश्न ये है कि केवल एक दिन था, अच्छा अच्छा अच्छा। कैसे हम फॉर्म मिल सकता था? ये आज का ज़माना तो नहीं था इंटरनेट का, डाउनलोड करो और सब कुछ भी कर लो। हाँ, हर चीज़ मैनुअल चलती थी, पेपर पर चलती थी, पेपर लेना पड़ता था, पेपर पे अप्लाई करना पड़ता था। तो इस तरह से हमारे एक रिलेटिव थे फर्रुखाबाद में, उनके यहाँ गया, क्लास 2 ऑफिसर थे। ये ज़रूर उन्होंने बता दिया था कि भाई 2 गस्टेड ऑफिसर्स का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है कि एक मैं बना दूंगा, एक किसी दूसरे असिस्टेंट इंजीनियर से बनवा दूंगा। तो फिर उसी दिन मैं रात के 10 बजे चला गया वहाँ से इलाहाबाद के लिए। वहाँ भी पहुँच गया 9-10 बजे। अच्छा, लेकिन वहाँ मैंने ये सुना था कि एक घटना ये हुई थी कि वो स्टेशन छूट गया था और आप मिर्ज़ापुर पहुँच गए थे अचानक। वो इससे पहले की घटना है। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे अच्छा, पहले की घटना है। मैं किसी एग्ज़ाम के लिए गया था, प्रोबेबली IIM के एग्ज़ाम के लिए। अच्छा अच्छा। IIMA के कोर्स में भी शौक था। मैं यहाँ आपको बताऊँ कि मैं MSc करने के बाद आर्मी के यानी एक सैनिक की भर्ती में भी गया था। कुछ इत्तेफाक बातें होती हैं, वो भी नहीं हो पाया। और एक DYSP के सिलेक्शन में भी गया था, वहाँ भी किसी कारण से नहीं हो पाया था। तो ये तो प्रयास थे, चल रहे थे इधर, तब ये हुआ। तो वो पहले की बात थी। एनीवे, बात अच्छा, फिर एक घटना और हुई थी कि लास्ट डेट थी लोक सेवा आयोग की। लास्ट डेट थी। और उसी दिन कुछ ऐसा हुआ था कि फिर आपको लगा कि अब तो कुछ नहीं होगा, तो वापस जा रहे थे। फिर एक रिक्शे वाले से कुछ बात हुआ हुई। ये उसमें हुआ ये कि मैंने फॉर्म लिया, तो ऑफिस तो 10 बजे ही खुलना था। 10 बजे ऑफिस खुला, तब फॉर्म लिया और कुछ 11 बज गए। तो 11 बज गए, इसी बीच हमने अपना फॉर्म भी भर लिया सारा। उसमें हमने देखा कि इसमें एक बैंक ड्राफ्ट और चाहिए। अब ये नई समस्या आ गई वहाँ। तो ये हमारे लिए तो भाई, मैं दूसरी जगह था, मैनपुरी जैसी जगह में तो आज भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो अप्रोच करके मैनेजर से रिक्वेस्ट करके काम हो सकता था। वहाँ भीड़ भी थी, बड़ा शहर था जी। उसमें हमको काफ़ी टाइम लग गया। और उसने मतलब फॉर्म भी सबमिट कर दिया मैंने, वो ट्रेजरी चालान का जो होता था
अब उसमें हमको मिलते मिलते लगभग 1-1:30 बज गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 1:30 से भी ज़्यादा हो गया था। तो उस समय भी शायद 2 बजे ही तक रजिस्ट्री होती थी, उसके बाद डाकखाने में रजिस्ट्री नहीं होती थी। जी। खैर मैं वही जो आपने कहा कि वहाँ से मैं वापस चल दिया, तो मैंने रिक्शा लिया और अपना एक जगह होती थी लीडर रोड, हाँ लीडर रोड, हाँ लीडर रोड। तो मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं भाई, नहीं होता है, परिस्थितियाँ हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि एक चीज़ रहती थी कि हमेशा खुश रहो, काम तो होते हाँ, भी हैं। प्रयास तो कम से कम किया, अब नहीं हुआ तो बात अलग है। कोई बात खत्म हो गई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर होगा, कोई ना कोई परिस्थिति आएगी, जी जी फिर जी। देखना। तो एक चीज़ मैंने देखी, जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम अव्याकृत कहते हैं, उनकी कोई व्याख्या नहीं है। नहीं होती है। मन में आया और कुछ मुंह से मैं बुदबुदाने लगा। देखिए ये था, और चलो पहले ही मालूम था ट्रेजरी चालान का, तो मैं पहले ही बनवा के लाता। अब यहाँ हुआ तो इतना टाइम लग गया कि रजिस्ट्री तक का टाइम नहीं मेरे पास, कम से कम ये भी होता कि भाई रजिस्ट्री कर देता। लेकिन कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो होता है वो इतना बुरा नहीं होता जिसको हम बुरा समझ बैठते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज यह सोचे, अगर आप रजिस्ट्री कर देते क्यों रजिस्ट्री कर देते तो कम से कम 1 से 2 दिन लगता उसको 1-2 पहुंचने दिन में, तो लग जाता, तो डेट और तो लास्ट निकली जानी डेट तो थी। निकल ही आनी थी, वो तो निश्चित था निकल जाती। माइंड तो माइंड है। जब तो मैंने जो ये कहा कि यार बहुत लेट हो गई, अब क्या करें। मैंने किसी से नहीं कहा था, ये मन का भाव अपने आप मुंह से निकला, जिसे उदान भी कहा जाता है। अचानक आदमी बैठे बैठे कुछ कहने लगता है, और ख़ास तौर से प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तब होता है। तो रिक्शा वाले ने एकदम मुड़ा, उसने हल्की की स्पीड की, बोले बाबूजी बाबूजी क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने बताया यार ऐसी ऐसी बात है। अरे बाबूजी आपको नहीं मालूम, लड़के तो वहाँ आखिरी दिन 4 बजे तक वहाँ वो डाल जाते हैं, और भी जब खुलता होगा तब तक भी डाल जाते हैं वहाँ फॉर्म। डाकखाने के बॉक्स जैसा, लेटर बॉक्स जैसा एक अच्छा, लोक सेवा आयोग में ही अंदर रहता है। तो भाई चलो, तुम जो पैसा और चाहिए, 50 पैसे में रिक्शा लिया था, तुमने तुम्हें और कितना चाहिए दिलवा दो भाई, हमें तो नहीं मालूम कि 25 पैसे और दे दो। मैं ठीक है चलो। तो वो आया, उसने गेट पर रिक्शा रोका, मेरे साथ गया और बताया कि देखिए ये वो है, इसमें डाल देते हैं। और जब मैंने उसको डाला तो फिर आया उसके साथ, और मैं अपना लौट आया। मानी हमारा वो काम जो मैं सोच के चला था वो पूरा हो गया। मानी हमारा आवेदन पहुंचा नहीं पहुंचा, या जो भी चीजें, वो एक अलग बात है कि पहुंच जाना होता ना था। होता। कैसे भी हमने कार्यालय के ऑफिस के उस लेटर बॉक्स में डाल दिया। अच्छा, फिर उसका कॉल आया था? अच्छा, अब ये हुआ कि मैं इंतज़ार करता था, वो अग्निहोत्री जी का इंटरव्यू हो गया, केमिस्ट्री का पहले टर्म था। इंटरव्यू के बाद उनसे भी बातचीत हुई। हाँ, इंटरव्यू के तरीके वगैरह, चूँकि मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ चुका था, तो हमें वहाँ भी हमारे फ्रेंड्स थे और लोग थे, तो वो सभी लोग किसी जॉब के लिए ही जानते थे, तो वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते थे, तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही कॉल आया फिर वही प्रॉब्लम आई, सर्टिफिकेट वगैरह। तो अब हमने कहा अब तो कोई बात नहीं, उसमें टाइम भी था, तो मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट बना लिए थे। और एक और सर्टिफिकेट था, वो ओरिजिनल मैंने लगा दिया। ये मैं जानता था कि इंटरव्यू में जैसे वाइवा में होता है, एग्जामिनर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है, बिल्कुल, और बिल्कुल। समझदार लड़का ये कोशिश करता है कि मैं इनको पकड़ूं, यानी मैं इनको किधर ले जाऊं। अब वो सोचता कि मैं इसको किधर ले जाऊं। ब्रिलियंट तो वो लोग होते ही ये already। तो संघर्ष चलता है। तो चूँकि मैंने वो एक्सपीरियंस भी दिखा रखा था उसमें, मेरा 6 साल का होने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो उसमें कुछ टेम्परेरी था, तो 4 साल का मेरा रेगुलर उसका अपॉइंटमेंट वो था, रेगुलर अनुभव था, तो मैंने वो लगा रखा। तो यानी हमको 4 इंक्रीमेंट
मिल चुके थे। उन्होंने पूछा भी कि वहाँ कितना आपको मिल रहा है, मूल भी बेसिक क्या है ये है। तो उन्होंने पहला सवाल यही, इंट्रोडक्शन के बाद पहला सवाल यही कर दिया मुझसे, यू आर वर्किंग एट 400, वाई आर यू अप्लाइंग फॉर 400? आप कम के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं? यू आर वर्किंग एट 460 आई थिंक। 460 में पहुंच चुका था। उन्होंने कहा आप 400 पे जाने। तो मैंने कहा भाई ये एक अलग बात है कि जब परिस्थितियां कहीं की सूट न करें तो हाँ, बजाय उनसे ज़्यादा संघर्ष करने की, वहाँ से और वो हटना इस तरह की हों जिसमें आपके लिए भी खतरा हो, जैसे नकल वगैरह के उस ज़माने के जो ट्रेंड थे। तो अच्छा, तो फिर मैं उससे अपने को सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने इसलिए जो है फैसले में वहाँ अप्लाई से किया 400 को। तो मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं 400 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ सही कम बात से है। कम उन घिनौनी परिस्थितियों से तो बच जाएंगे। बिल्कुल। बस यही कारण था, और कोई बात नहीं। सिर्फ मैंने इसलिए अप्लाई किया। वहाँ भी मैं लेक्चरर था, यहाँ भी मैं लेक्चरर हूँगा, और एक काफ़ी समय तक हमारा यही डिस्कशन चलता रहा। उसके बाद कुछ बातें एक्सपर्ट की तरफ ट्रांसफ़र की गई, उन्होंने बात हुई और जो कुछ हुआ तो फाइनली बाद में बोले। उन्होंने कहा अरे बेटा तुम्हारे इसमें ये कागज़ है, आप इसको लो और अटेस्ट करा करके। करा ला। मैंने सब लगा रहा है कि ना अटेस्ट करिए। तो आप ऐसा करिएगा कि पीछे एक तिवारी जी बैठते हैं लोक सेवा आयोग के ही, जहाँ पर इंटरव्यू था, वहाँ से मैं समझता हूँ 100 कदम की दूरी होगी। 1 घंटे में फाइल उनके पास चली जाएगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उनसे पूछ के ठीक कर लीजिए, क्या पता क्या भेजना है। तो मेरे मन में हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। होता ही है कि, और बहुत उन्होंने इतना पेशेंटली मुझसे बात की गई, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया। अब खैर मैं वहाँ गया, ऊपर लिखा था उनका सेक्शन ऑफिसर जो भी थे, वो भी क्लास 2 ऑफिसर थे। मैं देखा उनको, वो कुछ काम कर रहे थे। अब मैंने कहा भाई इनको हम डिस्टर्ब करें न करें, लेकिन करना भी है। थोड़ा इस तरह से हम डिस्टर्ब करें कि इनको ख़राब भी न लगे। नई जगह होती तो थोड़ा संकोच भी होता है। बहल पर्दे में थोड़ी सी उनके ठीक सामने थोड़ा दिख रहा था, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ जा कर के। तो उन्होंने एकदम अचानक उन्होंने भी, तो मैंने सर मे आई कम सर। ओ यस यस कम। उन्होंने एक चेयर पे बैठने के लिए कहा, मैं बैठ गया। बताइए। मैंने सर मेंबर साहब ने ऐसा बोला है। और वो फाइल चूँकि मेरी इत्तेफाक था कि उनके पास तभी पहुंची होगी, उन्होंने फाइल देखी। हाँ ये बेटा है, ये अटेस्टेड, इसको कराना था, तो इसको आप ले जाओ। वो दे ही दिया आपको। तो ऐसा करना, उन्होंने एक एड्रेस लिखा, इस पर भेज देना। फिर देखिए वही बात आती है कि इत्तेफाक एक रिक्शे वाला मेरा मददगार बना। भाई आदमी किसी को छोटा समझता, बड़ा सोचता है। वहाँ से ये भाव, हालांकि भाव तो कुछ पहले से ही डेवलप हो रहे थे कि मुझे तो ऐसा लगता है कोई छोटा भी नहीं होता, कोई बड़ा भी नहीं होता। हर आदमी या हर जीव की एक अपनी भूमिका होती है, और वो भूमिका अगर आपसे फिलअप हो जाती है तो आपके लिए उस समय वो सबसे बड़ा वही होता है। अचानक बोले अरे बेटा मैं भी तो क्लास 2 ऑफिसर हूँ, गैजेटेड ऑफिसर हूँ, तो ऐसा करो ये पेपर लो, इसमें 5-6 लाइन है, इसके लिए क्यों वहाँ जाओगे। नहीं, पहले उन्होंने कह दिया सब कुछ, उसके बाद मुझसे ऐसा बोला। तो मैंने थैंक यू सर। मैंने पेपर लिया, उस पर वो लाइनें लिखी, सभी जो कुछ भी था, और उन्होंने देखा, मिलाया और अपना मोबाइल लगाई, लगा दिया, टेस्ट कर दिया, जाओ। हाँ तो ये एक तो ये चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरी एक प्रॉब्लम हल हुई थी, कि लोगों के साथ भी जैसे लोग आपके साथ हेल्पफुल होते हैं, आपको भी लोगों के साथ
हेल्पफुल होना चाहिए। होना चाहिए। कहते हैं कि जो सीड पहले से होता है वही उगता है। अगर सीड नहीं है सही तो बात है, सीड तो उसका था, पेड़ कैसे होगा? लेकिन अनुकूल परिस्थितियां होने से वो बहुत मजबूत हो गया। और कठिनाई तो उसके बाद भी आई। अब मैं सामान भी ले आया, कंफर्म हो गया था, ऐसा लगता था मुझे कि मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि मेरी न तो कोई पहुंच थी, न कोई जानकारी थी, न मैं वो था। तो अब लोक सेवा आयोग से वहाँ गया होगा, जो कुछ इसमें भी अपना जो टाइम लगता है। तो हम अपना सामान ले आए थे मैनपुरी। अब मैं डेली जाया करता था। केवल 4-5 दिन हुए, मैं जून में भी वहाँ गया था जिस घर में मैं रहता था। जिया जिया कहते थे, एक दुबे जी थे, उनके घर में रहता था। मैंने पूछा जाकर कि जिया हमारा कोई कागज़ तो लेटर तो नहीं आया, चिट्ठी तो नहीं आई। यही कहते थे भाई, इसी को बात को समझते थे, वो अपॉइंटमेंट लेटर वाली शब्द कहाँ समझ सकते थे। तो मैं कल अभी तक तो नहीं आया, कोई कागज़ नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं एक एक दिन के गैप से जाता ही रहा। इत्तेफाक 11 तारीख को, 11 जुलाई को नो वो तो हमारी प्रोसेस चली कि मैं रेलवे स्टेशन से आता जाता, बड़ी कठिनाइयाँ होती थी। अब वो भी एक कहानी बन जाएगी, लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो मैं उसको शॉर्ट करते हुए, वो 11 अगस्त था। 11 अगस्त को हमको लेटर मिला, तो लगभग 8 जुलाई के बाद लगभग 1 महीना पूरा हो चुका था। लेटर मिला तो हर बच्चे को एक खुशी होती है। हाँ, लोक और सेवा आयोग का विद्यालय चयन बात कोई नहीं हो ऐसा नहीं है कि ये भी था कि गवर्नमेंट कॉलेज का एक क्रेज भी होता था। भाई सुना था, एक बार 1-2 बार में गया भी था गवर्नमेंट कॉलेज, परिचय भी था। परिचय का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से, हालांकि मेरी एजुकेशन तो क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में हुई थी, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुई थी। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की कुछ और तरह की बातें हुआ करती थी, रेपुटेशन थोड़ी अलग होती थी, रेपुटेशंस होती थी, ये सारी बात होती थी। अब मैं उसी दिन 11 बजे मैंने डिस्कस किया, तब तक मैं रखे रहा, अपना पीरियड पढ़ाया और भी जो भी दैनिक कार्य था पूरा किया। उसके बाद मैं जैसे ही वो 11 बजा तो हमने उस लेटर को हमारे जो फ्रेंड्स थे उनको दिखाया। एक इंग्लिश लेक्चरर थे, एक दीक्षित जी थे। तो दीक्षित जी ने मुझे, वो चूँकि सीनियर थे, उनको ज़्यादा जानकारी थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने एकदम फिर कमेंट किया। वो थोड़ा काइयाँ टाइप के थे, ज़्यादा काइयाँ गिरी थे। उन्होंने कहा लड़का पैदा हुआ मरा हुआ। हमें इस पर भी कुछ नहीं हुआ, मेरे चेहरे पे कोई भाव में अंतर नहीं आया। मैंने कहा अगर ये अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास तो पहले नहीं आया था, उस पर पहले ट्रांसफर्स पे नियुक्तियों का निरस्तीकरण था, उसके बाद नियुक्तियां थीं, इस तरह के 5-6 पन्नों में वो था। तो मैंने कहा मेरे पास क्यों आता। भाई उनकी अपना कमेंट था, मैं क्या कहता। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे जाना है, ज़रूरी काम है। तो मैंने अपना वो लिया लिफाफा, फिर साइकिल से चल दिया। बड़े ऊबड़ खाबड़े रास्ते थे, वहाँ से होते हुए नाले, काली नदी के किनारे के नाले जिनमें पानी भर जाता था। जुलाई अगस्त का महीना तो तो इसी तरह पार करते हुए रेलवे लाइन के किनारे, उसी पे हमने 1 महीने जर्नी भी की थी। तो वहाँ क्या कहते हैं, मैं मैनपुरी पहुँचा, वो वहाँ होते हुए सीधा ड्यास ऑफिस पहुँचा। ड्यास ऑफिस में हमारे एक परिचित एक प्रिंसिपल साहब थे, वो मिले। तो जैसा एक स्टूडेंट टीचर के रिलेशन उनके पैर छुए, उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने इतना कहा कि बेटा मैं नहीं जानता ज़्यादा इसके बारे में, आप जो है चौहान साहब से पूछिए। वो हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टीचर थे। तब कभी स्कीम ख़त्म होने से वो ड्यास ऑफिस में एक तरह की सुपरवाइज़र कुछ पोस्ट हुआ करती थी, सीनियर बाबू की तरह।
वहाँ पोस्टिंग थी उनकी? जो कुछ भी थी मैं तो नहीं जानता हूँ क्या पद पे वो लोग समायोजित किए गए थे। उनके पास गया, मैंने देख लिया, उनको मिल गए तो मैंने उनसे बात की। तो पहले तो मेरी उन्होंने पीठ ठोकी, अरे शाबाश बहुत अच्छा, और मतलब गांव के बच्चे के लिए अच्छा था। और फिजिक्स लेक्चरर हो जाना भी एक छोटे से स्कूल से आकर के और इससे निकल के, तो उन्होंने कहा ठीक है। और उस समय एक्चुअली लेक्चरर हो जाने का मतलब था DDR तक लोग प्रमोशन पर पहुँच जाते थे। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। तरीके बताइए अब आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, क्या क्या पेपर चाहिए, मेडिकल बनाना, वो सब। तो इस तरह से ये कहानी हमारी चलती है। अच्छा, फिर जब गढ़वाल में पोस्टिंग हुई किलकलेश्वर में, तो किलकलेश्वर तो अब आज तो खैर बहुत डेवलप हो गया, लेकिन उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उस समय तो मेरे ख्याल से ऊबड़ खाबड़ रास्ते और पहाड़ों का एरिया, और कैसे मैनेज किया था फिर वो? देखिए, जीवन में हर कदम कुछ अजीब घटनाओं के साथ चलता है। अगला नया कदम जो होता है, ठीक मैं सारे पेपर तैयार करके, मुझे नहीं मालूम था कैसे जाना है, क्या जाना है, पर जो CMO जिन्होंने हमारा वो मेडिकल चेकअप किया था, तब CMO होंगे या डिप्टी CMO होंगे, जो भी होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ सारा। तो उन्होंने कहा था बेटा मैं वहाँ रह चुका हूँ, वहाँ ठंडा बहुत होता है, तो ज़रा कपड़े अपने ठीक ले जाना। ठीक ले जाने का मतलब था कि एक रजाई भी हो, एक गद्दा भी हो कम से कम। हाँ, आज के तल के रहते हैं कि चद्दर होटल भी हो, होते हैं कि सब कुछ कहीं भी रुक जाओ, कुछ भी ये कर सब लो। हो। तो तब वो बेड चलते थे, होल डोल कहते थे, जो आगरा आगरा में क्योंकि हम लोग आते जाते थे, वो ले लिया। तो बहरहाल सब रख लिया। तो मैंने कहा इतना तो लेकर के हम 2-4-6 किलोमीटर भी चढ़ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था चढ़ाई पे भी जाना पड़ता है, इसमें उनको भी नहीं मालूम थी, हमको भी नहीं मालूम थी। एनीवे मैं यहाँ से गया शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर से ट्रेन पकड़ी, जो हमको बता दिया था एक रूट, शाहजहाँपुर से जाती थी। तो इस तरह से मैं हरिद्वार पहुँच गया। हरिद्वार जब पहुँचा तो मुझे मालूम था कि वहाँ से ऋषिकेश से बसेज मिलती हैं, लेकिन वो ट्रेन वहीं तक जा रही थी, इत्तेफाक हरिद्वार ही। तो मैं जैसे ही उतरा तो एक ट्रेन एकदम खड़ी हुई थी जस्ट बगल में ही, जैसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर। तो मतलब चूँकि छोटा स्टेशन था उस ज़माने में, तो ऐसा तो नहीं था कि कानपुर की तरह हम ये बदलें वो बदलें तो बहुत टाइम हो जाता, नहीं। एनीवे मैंने उससे पूछा मुझे वहाँ जाना है, क्या नाम, ऋषिकेश। तो उसने भी कहा जल्दी आ जाओ, चढ़ जाओ, किसी हमारे वाले में चढ़ जाओ डिब्बे में। अच्छा। हाँ, तो हो सकता है वहाँ कोई। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। हमने कहा टिकट नहीं, उन्होंने कोई पैसे नहीं। तो वो जा करके हम ऋषिकेश उतार दिया। मैंने धन्यवाद बोला। अब मैं क्या करता, मैं पैसे उसे यूँ ही तो नहीं देना था, वो रिश्वत हो जाती। सही बात डर है। भी था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, गलत काम से डरना चाहिए, आज भी डरना चाहिए, तब भी डर होना चाहिए था। तो बहरहाल वो हम पहुँचे तो उतर गए वहाँ से। बस स्टैंड पर पहुँचे तो फिर एक रोचक घटना हुई। जो GMO की GMOU और TGMOU 2 तरह की बसें चलती थी, दोनों ही गढ़वाल मोटर्स यूनियन और टेरी मोटर्स यूनियन, टेरी गढ़वाल मोटर्स यूनियन। तो वो TGMO की बस थी। उसमें मैंने सामान रख दिया। हमको दूसरी तीसरी सीट देखिए कि एक सीट पे कुछ सामान रखा है, एक खाली। तो मैं अपना बिस्तर रख दिया ऊपर, जो बर्थ होती है इसमें, नीचे ही रख दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रही। मैं बहरहाल उसमें मेरे टू सीटर थी, बैठ गया। थोड़ी देर में वो जो लगभग हमारी उम्र था, हमसे थोड़ी ज़्यादा उम्र थी, बोला गुरुजी का चरण से। अच्छा, गढ़वाली में, हाँ वो। तो मैं ज़्यादा तो नहीं समझ पाया उसकी बात, जाना छत समझ लिया। और गुरुजी, तो मेरे मन में आया ये गुरुजी कह रहा है, इसको कैसे मालूम हो गया कि मैं एक लेक्चरर होके जा रहा हूँ।
एक टीचर होके जा रहा हूँ। मेरे मन में उसके प्रति शंका हो गई, क्योंकि मैनपुरी का माहौल हाँ, अपने तरफ का माहौल परिचित था अलग कि है भाई और कोई वहाँ का माहौल अलग है। अजनबी सी बात लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। मैं बड़ा सावधान हो गया। खैर, ये शंका मुझे वहाँ पैदा हो गई। मैंने टिकट जो खरीदा था, कीर्तनगर एक स्टेशन है वहाँ का, किसी ने बताया था कीर्तनगर का टिकट ले लो विंडो पे ही, तो वहाँ से रास्ता है 4 किलोमीटर का, पैदल चले जाओ। हमें चले जाएंगे, कोई खास बात नहीं, क्योंकि बहुत टाइम था तब तो करीब, उसने कहा था कि आप करीब 9 बजे करीब पहुँच जाओगे। एकदम सुबह पहले ही रूट हाँ, बस मिल गई तो 4 बजे मेरे ख्याल से गाड़ी निकलती 10 बजे 11 बजे जैसी भी स्थिति होगी पहुँच ही जाओगे। तो मैंने कीर्तनगर ठीक है। तो उसने जब ये पूछा था तो मैंने कहा मुझे जाना तो किलकलेश्वर था, मैंने टिकट जो है कीर्तनगर का लिया। आपने कीर्तनगर का टिकट लिया? अरे भाई वहाँ से तो 4 किलोमीटर दूर है, या शायद 6 किलोमीटर था, पैदल था, जो पहाड़ों पे होता ही है, कोई खास बात नहीं थी। ऐसा करिए आप जो भी कुछ पैसे होगा, 50 पैसे तब रहा होगा, ऐसा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा किराया नहीं था, ऋषिकेश से 14-15 रुपये ही किराया होता था। तो श्रीनगर के लिए मैंने कहा, तो मैं श्रीनगर गया उसके साथ। लेकिन अब मुझे ये संशय होने लगा, क्योंकि मैं श्रीनगर तो देखा नहीं था। क्या श्रीनगर एक देखा मैंने, एक टाउन है, कस्बा है, दुकानें हैं, सब कुछ है। तो अपना बैग, एक सूटकेस था, अब वो भी लेदर का चलता था सूटकेस, अभी शायद कुछ ही टाइम पहले जब सफाई करी तब वो फेंका, वो तो लेदर का हुआ करता था और रखा रहा बहुत दिनों तक। एनीवे वो तो वहाँ पहुँचा, तो उसने कहा ये दुकान जो है हमारी परिचित है, हमारे गांव का आदमी भी इसमें है, तो ऐसा करते हैं यहाँ बेड रख देते हैं, और हम लोग, जीप आती थी, जीप जाती थी, वो जीप तो नहीं जा रही आज, मतलब जिसको वहाँ कुछ टैक्सी बोलते थे, जीप कहते थे, जीप जैसी गाड़ी होती थी। उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा ये पैदल का रास्ता है, 3 किलोमीटर करीब का होगा, पुल से होकर निकल जाएंगे। तो हमने चलो, वो 6 किलोमीटर था, यहाँ कम तो हुआ, और हमने कहा यहाँ इसलिए दिक्कत नहीं, ये दुकान तो है, अब मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहा हूँ, एक ऐसी जगह है, इससे जगह है, तो कोई लेके थोड़े भाग जाएगा। मैंने वो सामान रख दिया वहाँ, बिस्तर केस रख दिया, और अपना सूटकेस लेके हम लोग चल दिए दोनों उसके साथ। अब उसने बोला ना गुरुजी हमको दे दीजिए। अब फिर वही बात हुई कि मैनपुरी में अगर किसी का कोई सूटकेस ले ले, उनके लेके ना भाग जाए। हाँ, पॉसिबिलिटी है, पर कुछ कॉन्फिडेंस भी था, जैसे हमने आपको बताया कि वो आगरा तक साइकिल से चले गए, फरखाबाद साइकिल से गई, तो कुछ स्टेमिना भी था। भागेगा तो कितनी दूर तक भागेगा? मैं पकड़ लूँ जैसे अगर भागा भी तो। खैर, अब वो चलता चला गया, मैं भी उसके पीछे पीछे चलता चला गया। कोई ऐसा ज़्यादा ऊटपटांग विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन सावधान था। हैंगिंग ब्रिज पे गया, लगभग 100-125 मीटर लगभग। हाँ हाँ हाँ, और नीचे अलकनंदा की तेज आवाज़ चल रही थी, पानी की आवाज़ चल रही थी, उससे निकल के गया। मेरे लिए तो बहुत नई थी चीज़, मैंने ऐसे सीन ही नहीं देखे थे, कभी देखे थे। निकल के गए तो झाड़ियाँ थीं, झाड़ियों के रास्ते से चलते चलते आगे, और गर्म अगस्त का महीना वहाँ भी था, तो धूप हो रही थी, तो मैं एक पेड़ था वहाँ पर बैठ गया, वो भी बैठ गया। बैठने के बाद बोला गुरुजी देखिए वो आपका कॉलेज है और मेरा ये गांव है, तो मैं इधर जाऊँगा, अब आप चले जाइए। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले एक नाला सा पड़ेगा, वो पानी ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ गधेरा कहते हैं। हाँ, गधेरा बोलते हैं उसको। तो उससे हम पार होके, वहाँ बहुत अच्छा पानी था, ठंडा पानी था, साफ पानी था, तो हाथ मुंह फिर धोए और फिर आगे मैं चल दिया।
तो ये वहाँ तक कैलकुलेशन तक के पहुँचने की ये कहानी है। तो बहरहाल संदेह में और उसमें वहाँ में पहुँची। लेकिन ये है कि ये एहसास हुआ कि ह्यूमैनिटी बहुत है लोगों में, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर कुछ कहते हैं वो बाद में कुछ और कुछ कर दें। ये सब तो मुझे बाद में, इस घटना से भी मुझे टेस्ट तो पहले ही मिल गया था कि जिस बेचारे लड़के ने हमको सूटकेस नहीं लेने दिया, क्योंकि मैं वहाँ एक फीस लेक्चरर की तरह गया था, तो मैं इतना समझ गया था लोग इतने काफी- काइंडफुल हैं। अदरवाइज तो लोग कहते ठीक है अपनी नौकरी के लिए जा रहा है, एक क्या लेना सामान्य देना बात, किसी को, क्या सामान्य मतलब? बात है। चलो ठीक है, हम रास्ता भी बता देंगे, हम चलते भी जा रहे हैं, हम भी उधर जा रहे हैं, लेकिन सामान कौन उठाएगा? सामान हम क्यों उठाएं? तो इस तरह से। अच्छा, फिर वहाँ पर जब पोस्टिंग हो गई तो कॉलेज कैसा था? मतलब एक सरकारी कॉलेज है तो पहली obviously- तो ये कि वहीं पर जब मैं पहुंचा तो अगले दिन तो संडे था, नहीं सॉरी उस दिन संडे था, नहीं तो हम उस दिन अपराह्न में ज्वाइन कर लेते, वो कोई बात नहीं थी। तो संडे को तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते थे। एनीवे फिर एक आम का पेड़ था, आम की तो बात है, वहाँ फूल मिल जाते थे, खाते थे, वो सब कुछ अलग बात है। तो एक चट्टान थी बना रखी थी, इतना करीब 4x4 की, आम पेड़ के नीचे। तो छाया हमको लगी, बैठ गया वहाँ, हमने देखते हैं कॉलेज तो है ही बगल में, देखा जाएगा। मैं जब छाया में बैठ गया तो एक आदमी वहीं के घर के पास का था, वो निकल के आया, उसने भी गढ़वाली में ही कहा। तो वो अंदाज में समझ गया उसका, मैं नया था, वो चेहरे से भी जान दे रहा था कि लोकल आदमी नहीं है, और थोड़े हाव भाव से भी जान रहा था। तो मैंने बताया कि मैं यहाँ कॉलेज में मेरा नियुक्ति हुई है। तो ना कॉलेज बगल में, कोई बात नहीं, आप चलिए हमारे घर में, चलिए बैठिए। तो अच्छा, मतलब ऊपर से भले ही जो वहाँ की टाइल होती थी, टाइल का मतलब पत्थरों की प्लेट्स निकलती थी, रफ होती थी बहुत, उनसे उनको छाया जाता था, लेकिन भीतर पुता हुआ, लेपा पुता हुआ, तखत पड़ा हुआ, बिस्तर पड़ा हुआ, बढ़िया घर था वो। बढ़िया जगह थी। तो ठीक है, और थोड़ा ठंडा भी था तो बड़ा अच्छा। तो उसने एकदम खाना बनवाया, मैंने खाना खाया, और खाने के बाद तो थकान और खाना आदमी को मिल जाए तो उसके बाद तो नींद ही होती है। नाना स्वाभाविक है, और क्या। मैं सो गया तो 1-1.5 घंटे बाद फिर नींद खुली। तो खैर उन्होंने अपना बातचीत की, चाय बनवाई, और वो क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देखा। ठीक, आप तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, हमारे गांव के कॉलेज में आए। चूँकि गांव का कॉलेज था, फिर वहाँ से उन्होंने कहा, तो मैं वहाँ गया, देखा तो वही चीज़, 3 सेट वहाँ स्कूल में 3 सेट थे। जो भी नया इंटर हुआ था, चूँकि मैं गया था तो एक बच्चा था सेकेंड ईयर में। अच्छा, मतलब पूरे कॉलेज में उस समय फर्स्ट ईयर और इंटर में सिर्फ एक छात्र था? सेकेंड ईयर में एक छात्र था, वो भी प्रिंसिपल साहब का था। अच्छा, लड़का, उसको ले आए थे वो अपने साथ पढ़ाने के लिए, और 7 बच्चों का उन्होंने एडमिशन कर रखा किया था। हुआ था। क्योंकि अगस्त आ गया था तो 7, केवल ओनली 7 बच्चे। खैर जो भी था, लेकिन कोई टीन टपकती थी, कहीं कुछ था, जो जो परेशानियाँ भाई उस ज़माने की मतलब कोई बहुत अच्छा ये ज़रूर था कि अलकनंदा का किनारा था, एक मंदिर था वहाँ बगल में, हाँ, वो बहुत चाय प्रसिद्ध आय भी मंदिर मिल जाती थी, खाना आना भी अगर कह जाए तो वो भी मिल जाता था। तो इस तरह से हम जो धारणाएं लेके गए थे कि वहाँ कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं मिलेगा, वो भी हल हो गई। एनीवे, तो कॉलेज की स्थिति बहुत उस समय जैसे जर्जर थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी। फिर आपने कैसे कैसे चेंज किया फिर उसको? एकदम तो रहने के लिए हमको मिला एक मेरठ के पीटीआई थे, उनके साथ उस रात में एडजस्ट हो गया। कुछ स्नो फीलिंग में पहले से था। अच्छा, तो उसकी जो खिड़की थी और अलकनंदा की जो धारा आ रही थी, ठीक उसके सामने थी, और वहीं पर तखत पड़ा था। 2 तखत उन्होंने डाल रखे थे, भैया आ जाए, कोई और मेहमान आ ही जाते हैं,
आदमी अकेला होता तो भी दो की व्यवस्था तो रखता है। तो मैं उस पर सो गया, लेकिन अचानक 12-1 बजे मेरी नींद खुल गई और मुझे लगा कि मेरी नाक बंद हो रही है, वो हो रही है। मैंने खिड़की बंद की। बहरहाल वो रात काटना मुझे बहुत मुश्किल पड़ गया। अच्छा, वो क्यों किनारा बिल्कुल था इसलिए? तो उन्होंने कहा कि बगल में और टीचर लोग रहते हैं, एक पटेल साहब रह रहे थे, वर्मा जी रह रहे थे और एक त्रिपाठी जी रह रहे थे, इकट्ठे ही एक कमरे में ही रह रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि वहाँ आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ मैं फिर बना रहा। वहाँ से नौबत आती है कि भाई अलग रहना ही है, किसी के घर में कितने दिन रहोगे। तो फिर मैंने ऊपर कमरा लिया। थोड़ा सा अच्छा मकान था, कोई आर्मी के थे सूबेदार, अच्छा मकान था उनका, लेंटर्ड मकान था, जबकि लेंटर्ड मकान वहाँ थे ही। पहाड़ पे तो होना बहुत मुश्किल। तो एक कमरा हमको मिल गया छोटा सा, करीब 8x10 का। तो वहाँ कुछ दिन काम चलाया। वहाँ दिक्कत ये थी, न तो लकड़ी भी लेने जंगल में बच्चों के साथ जाओ, अपने लिए लकड़ी तो कहाँ थी, कौन डालता है गांव में। बाहर अपने खाना ना बना लेते थे जैसा बना पाते थे। हाँ, उस समय तो 1-2 दिन जो उन्होंने भी खाना खिला दिया, लेकिन भाई किसी पे ज़्यादा आसक्त नहीं रह सकते। तो लेकिन वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि वहाँ पानी सूख गया। पानी करीब 8-10 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पर से आता था। लेकिन पहाड़ पे तो, अब जैसे अभी बताया कि नदी भी है और पहाड़ों को तो पानी का बहुत रिच सोर्स माना जाता है, ये केवल सुनने की बात है, लेकिन वहाँ जब प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। एक्चुअली शुरुआत में तो पानी खूब लगता है। एक छोटी टंकी बनी थी, सभी लोग वहाँ से भर लाते थे, हम भी भर लाते वहाँ से आ जाता था। थे। वहीं नहाए आते थे, पानी भर लिया, दिन भर के लिए हो गया अपना। अब वो पानी आना ही बंद हो गया, कभी टूट गया, कहीं टंकी गया, जो भी हुआ, बहुत सारे फैक्टर हुआ करते थे। इसके बाद हमने कहा अब कैसे हम गंगा जी से पानी लाएंगे इतना दूर। वो लगभग इधर से जाओ उतार, फिर इधर आओ, सड़क पे आओ, फिर उतार और भरो, फिर ले जाओ। तो ये तो दिस वाज वेरी टीडियस जॉब। मेरे लिए तो सब नया था। मेरे लिए तो हर काम वहाँ गए तो एक नया जैसा लगता था। पढ़ाई लिखाई का तो एक चीज़ थी, वो तो चलो वहाँ उसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम रहने की जो थी, तो हमने फिर एक घिल्डियाल जी थे, हमने पता चला कि उन्होंने कुछ कमरे बना रखे थे टीचर्स के लिए, 1, 2, 3। पहला कमरा भी नीचा था, उधर वाला भी नीचा था, थोड़ा बीच का ऊंचा था, लेटने वाला कमरा, और पीछे वाला था किचन वाला कमरा। मैंने कहा चलो ये अच्छा है, लेकिन ये लगता था कि कहीं गिर न पड़े, मतलब वैसे ही सामान डाल लेते थे अपना। ऊपर देखो तो बिच्छू लटकते दिखाई देते थे। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी ये तो। और ये हालांकि मच्छरदानी तो मैं लेके गया था, क्योंकि हमारा बिस्तर था उसमें। मैंने मच्छरदानी लगा ली कि बिच्छू गिरेगा तो इस पर गिरेगा और चला जाएगा, सांप वगैरह। तो वहाँ की अपनी पसियाँ थी। तो बहरहाल एक तरफ वो चलता रहा, फिर हमारी कॉलेज ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुई। अच्छा। नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के लिए ना तो वहाँ क्या बोलते हैं ट्रैक्टर्स होते थे, न लेबर होते थे। प्रिंसिपल साहब से मिल के हमने डिस्कस किया, भारी भाई आजकल तो हम ये काम नहीं करा सकते, लेकिन एक प्रॉब्लम थी और उसको हल करना था। तो टीचर्स, हम लोग सब मिल करके लड़के पूरा कॉलेज शिफ्ट किया। हाँ, सही बात है। वो अब एक्चुअली हम यहाँ दिखा नहीं सकते उसको उस समय का, क्योंकि उस समय फोटोग्राफीज भी इतनी नहीं बड़ी थी। प्रॉब्लम थी, लेकिन वो चीज मैं समझ सकता हूँ कि वहां से नीचे से ऊपर लेके जाना थावली तक, और इतनी भारी बिल्डिंग, मतलब पूरा बड़ी मेज सामान है। शिफ्ट कराना। एक बार वो कंपटीशन हुआ, हमारे यहाँ एक भंडारी जी थे, मैं इस मेज को उठा दूंगा। हालांकि मैंने तो उठा दी थी,
एक साइड में, ये नहीं कि मेज उठा दी थी, इतनी भारी थी, प्योर शीशम की लकड़ी, तब कहीं बरेली या रेली से जाती थी, बनती थी, अच्छा अच्छा। बहुत भारी मेजें थी। बरेल को उसको उचका नहीं गया, जबकि हमारे यहाँ सबसे बड़े बॉडी बिल्डर वो कहलाते थे। एनीवे, और उससे पहले भी प्रॉब्लम आई। 85 में मुझको प्रिंसिपल का चार्ज मिला, मैं सीनियर था तो कमीशन से था, चार्ज मिला। तो चार्ज मिलने पर मालूम तो था ही प्रॉब्लम, बच्चों के पास बैठने के लिए टाट भी नहीं थी, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल बालू फर्श पे ही जाओ, बैठना। अच्छा कोई अच्छा अपनी अच्छा। बोरी ले आता था या कोई भी इस तरह से। तो जिस दिन मुझे चार्ज मिला उसी दिन मैंने एक ठेकेदार से बात की, तो वो हमको सीमेंट की खाली बोरियां देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा अच्छा। तो मैंने एक 4th क्लास से कह करके सुतली मंगा ली, अंदाज से इतने में कितनी सिलाई हो जाएगी। और हमारा जो दफ्तरी था उसने ही 10-10 बोरियां मिला करके टाट बना दिए। तो हमारे पूरे स्कूल को बैठने के लिए, कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे बैठ जाते थे, बाकी बच्चे भी तो थे। हाँ। और रेत, अलसंदा की रेत में बैठना कितना कष्टमय होगा, हमको सही तो बात है, महसूस वो तो होता था। गर्म भी है न तो महसूस हुआ वो पहले, अलग बात थी। तो मैंने 2 दिन में वो व्यवस्था कर दी। और फिर क्लासेस थोड़ी सी चालू हो उसके गई बाद प्रॉपरली। ऊपर हम गए, उस बिल्डिंग में गए, वहाँ हमको हॉस्टल वार्डन वाला जब वो नहीं था, रेजिडेंस नहीं था, हॉस्टल था, तो हॉस्टल अलॉट हो गया। कुछ लोगों ने टाइप 3 के अलॉट करा लिए, जैसे ही उनके अपने एक तरह की पूरी कॉलोनी बनी हुई थी, उसमें सारे क्वार्टर्स बने हुए थे सबके अलग अलग। टाइप 1 के भी थे। लेकिन वहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बच्चे खेलने के लिए बहुत दूर जाते थे, कम से कम ग्राउंड 2 नहीं किलोमीटर था। के लिए। अब कहाँ जाया करते थे वो? एक जगह थी वहाँ सुपाना, आजकल तो वहाँ डैम बन गया है, अच्छा, वो डैम बन चुका है। उधर के रास्ते में थी। तो हाँ, खेलने के लिए थोड़ी जगह थी, वहाँ जाते थे। अच्छा 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 अच्छा। जगह तो खेलने की थी, लेकिन कॉलेज का एक फील्ड था, वो भी झाड़ियाँ, करौंदा, और वो क्या होता था, वो ढेर होते थे छोटे वाले, हाँ, और दीमक बिच्छू के घास। इतने बड़े बड़े ढेर। और तो हमने एक दिन विचार किया कि भाई हमारा फील्ड डेवलप नहीं हो सकता है। तो जो पीटीआई थे वो बोले इसमें तो फील्ड बन ही नहीं सकता है, हमको 35 बाई 45 का एक रेक्टेंगल चाहिए होता है, और ट्रैक तब के हम लिए। उस पर फील्ड बनाते हैं। मैंने ऑब्जर्व कर रखा था पहले से ही कि लेंथ ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो मैंने कहा मैं भी तो मैथमेटिक्स का आदमी हूँ, मैं ज्योमेट्री मेरी बहुत अच्छी थी, फील्ड बुक मेरा बहुत अच्छा था हाई स्कूल में। मैंने कहा देखो मैं बना दूंगा, मैं स्टैंडर्ड तो मैं नहीं जानता, बहरहाल मैं 200 मीटर का ट्रैक बना दूंगा, उसमें आप प्लस माइनस 1 मीटर कहीं गलती पकड़ने वो अलग बात है। फिर उन्होंने भी तो सबसे उन्होंने कहा ठीक है, तो अब क्या हो? मैंने कहा ये भाई झाड़ियाँ खुदनी है, दीमक के ढेर, लकड़ी की, मतलब नीचे से जड़ें उनकी, वो सब रियली टीडियस जॉब। लेकिन वहाँ गैंती होती थी, हाँ, स्कूल के कृषि फंड में भी 3-4 गैंतियाँ थीं। गैंती होती है जिससे खोदा गड्ढा जाता सा है, खोदा जाता है। कावड़े हाँ। और भी कुल्हाड़ी। तो ऐसी कोई लगाता तो नहीं कर सकता था, बहरहाल हमारे जितना भी स्टाफ था वो लगा, बड़े बड़े बच्चे जो थे इनके वो थोड़े ही होते थे, जितना स्टाफ 10-12 बच्चे होते थे, और सो स्टाफ होता था करीब 20-25 का। वो सब लगे, सभी ने मदद की। बहरहाल हालांकि वो का अभियान 2-3 दिन चला, छोटे बच्चे भी काम कर रहे थे, वो कटी हुई झाड़ियों को फेंक के आते थे एक तरफ। बहरहाल सब मिल करके वो प्लेन बना लिया। उसके बाद मैंने अपने मेजरमेंट से चौड़ाई को कम किया, हाँ, उसके लंबाई को हिसाब से बढ़ाया मैंने गया। वो तय किया जो सर्किल बन जाए, और लंबाई जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा कर दी।
हाँ। तो कैलकुलेशन करके 2 पाई r करके मैंने वो निकाल लिए दोनों, और वो घटा करके 200 मीटर में से उसके हिसाब से दोनों भुजाओं को आधा करके वो भुजा निकाल ली और मैंने मार करके फील्ड बनवा दिया, और इस तरह से चलता रहा। तो एक ग्राउंड क्लियर हुआ तो खेलने की जगह बनी। तो हाँ, इससे ये ज़रूरी असर पड़ा। भाई बहुत से लोग थे, जानकार थे, फौजी थे, वहाँ लोग ज़्यादातर जो फौजी भी आते जाते थे उनके बच्चे भी थे। तो उन्होंने मुझे बहुत मेरी सराहना की इस पर कि आपने किसी ने बताया कि भाई वो गुरुजी आए मैनपुरी वाले, उन्होंने ऐसा किया तो और सब बन गया और कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। तो ये रियली इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो पढ़ाने की तो मेरी अपनी क्षमता ही थी, चाहे दिन भर पढ़वाओ हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन साथ साथ बच्चों की और सुविधाओं में ये सुविधा एक और बढ़ गई थी, बिल्डिंग बढ़ गई, नई वो हो गई। अभाव तो थे ही, तब भी अभाव थे, लेकिन बहरहाल हम एस्टेब्लिश ऐसी जगह हो गए थे जिससे बहुत अच्छा लग रहा था, सभी को अच्छा लग रहा था, आवास भी मिल गए। लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद भी थी। अच्छा, फिर अब अगर शिक्षा को लेकर बात करें, वहाँ पर जो मुख्य चर्चा का विषय है कि इतना रिमोट एरिया होने के बाद भी, क्योंकि बच्चों का आना, गढ़वाल में तो एक गांव यहाँ है तो दूसरा गांव 10 किलोमीटर दूर है, कोई 6 किलोमीटर दूर है, और पहाड़ी रास्तों से आना जाना, तो इन बच्चों को कैसे पता चला कि इस तरह की स्कूल खुल गया है, या मतलब ये क्या प्रयास किए गए थे? ये चीज़ ऐसी होती है, एक गांव में बात पहुंचती है तो दूसरे में पहुंच जाती है। मैन टू मैन बातें तो आदमियों के माध्यम से। अच्छा, वो आना जाना तो उनका आपस में रहता है, रिश्तेदारियां हैं, संबंध हैं, शादियां वगैरह भी उनके आपस पास। तो वहाँ से 6-6, 7-7 किलोमीटर तक वो बात पहुँच गई, भाई वहाँ फील्ड बन गया है, हॉस्टल बन गया है। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ आ गए, बहुत सारे का मतलब 150-200 बच्चे हो जाना ही बहुत सारे बच्चे कहलाते हैं। हाँ, 10-12 बच्चों से छात्र संख्या बढ़ के 150-200। हालांकि मुझे जो याद है, मैंने तो शायद छात्र संख्या काफ़ी देखी है, पूरा फील्ड जो नीचे वाला जो था ग्राउंड वो पूरा भर जाता था। हाँ, तो ये धीरे धीरे बढ़ रही थी पहले से ही, जो पढ़ाई लिखाई होने लगी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का लेक्चर्स हो गए। बायोलॉजी के नहीं थे तो एक LT वाले वो क्लास लेने लगे, वो इस तरह से टाइम टेबल एडजस्ट कर दिया। और मैं समझता हूँ आज जो लोग कहते हैं कि कॉन्वेंट और ये, अरे हमारा हिंदी मीडियम उस इंग्लिश मीडियम से अच्छा था। क्यों? हमारी बात को बच्चे अच्छी तरह समझते थे। हमने भी अभ्यास कर ही लिया था बच्चों से बीच बीच में गढ़वाली बोलना, तो उनको भी जो नेचुरल जो एफिलिएशन होता है वो भी पैदा हो गया था। कोई बात गढ़वाली में बता देता था, हिंदी में बता देता था सर। तो मैं ही नहीं, सभी लोग कोऑपरेटिव थे, 3 लोग तो वहीं के थे। तो ये स्थिति की वहाँ के बच्चे, जो हाँ बच्चे सभी 50% से नीचे के आते थे, क्योंकि वहीं बगल में श्रीनगर कॉलेज था, श्रीनगर गढ़वाल नदी के पार जाके। तो वहाँ एकीकृत वाले बच्चे होते थे, अच्छी बच्ची होती थी, शहर के एरिया था। तो वहाँ पर हमने सोचा कि हमारे पास जो मास है हम उसी को लेके चलते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, मनो पुंगमा धम्मा, मन ही सब कुछ है, मन लगाओ परिणाम आएगा, अच्छे मन से। एक्चुअली होता ये ना कि लीडरशिप, जब खुद कोई आदमी खड़ा होता है तो लोग करना चाहते हैं, लेकिन होता ना कि हम कर नहीं पाते अपने आप से। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे एक मछली कहते ना सारे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन अगर एक अच्छा लीडर आया है तो उस गंदगी को साफ भी कर सकता है, बशर्ते उसके कर्म में, उसके व्यवहार में, वहाँ के लोगों के लगाव में ऐसा संबंध हो जिससे लोगों को उस पर विश्वास हो। इसलिए ये सब मैं कर पाया। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, एक सुना था मैंने भी कि आपको ज्वाइन किया था और कुछ समय बाद ही आपको सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटिस आई थी। और ये कोई छोटी बात नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटिस आना। आज के टीचरों को अगर DIS साहब की नोटिस मिल जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है। ये उसी समय की बात है, और ये उसी समय की बात, उस समय बोरी से
बच्चों को अच्छा, अच्छा, बैठने की व्यवस्था कराई। वो क्या घटना थी वो? एक्चुअली दिस वाज 1985। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात चल रही थी। जी जी जी। उसकी बुकलेट्स भी आई थी। उसमें अभिभावक संघ की एक धारणा थी, साइंस क्लब की धारणा थी। तो जो लेटेस्ट चीज़ें थी उनको मैं गंभीरता से देखता था, और जब एक सरकारी बुकलेट में था तो मैं समझता था कि इस पे काम किया जा सकता है। तो उसमें उस रेफरेंस में मैंने एक मीटिंग कॉल की। हमारी सूचना के केंद्र बच्चे ही थे। बिल्कुल। हमने प्रेयर में अनाउंस किया, भाई कल इतवार का दिन है, आप लोगों की छुट्टी है, लेकिन आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि भाषा थोड़ी विनम्र ही बोलता था, आदेश की भाषा में नहीं बोलता था। आप लोगों के हित में सरकार की जो स्थिति है, मानी जो नियमावली आ रही हैं उनसे सरकार आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रही है, तो इस संबंध में अभिभावक और उसको नाम था टीचर पेरेंट एसोसिएशन, अध्यापक पीटीए फंड करके एक होता है। हाँ हाँ हाँ, पेरेंट्स। तो इसकी मीटिंग होगी। हमारा स्टाफ तो हमारे पास है ही, यहाँ सब लोग आएंगे, उनको मैंने आदेश कर ही दिया था, लेकिन आप लोग भी अपने गार्जियंस को यहाँ बुला लाएं, बहुत अच्छी बात होगी, जिसमें पठन पाठन के प्रति जिज्ञासा, उनकी शिकायतें और सारी बातों पे भी होगा, और भी विद्यालय की बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल उस बात का ये प्रभाव हुआ कि गार्जियंस, जितने बच्चे थे लगभग भाई, जिनके गार्जियन फादर वगैरह आर्मी में थे, दूर थे बाहर, तो बहरहाल करीब 70-80 गार्जियन आ चुके थे। बड़ी बात। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। तो वो तो हमारे पास इतना ना कोई असेंबली रूम था, कुछ था, लेकिन चूँकि जाड़ों का टाइम था तो वही हमने टाट बिछवा दिए थे, दरी बिछवा दी थी। तो जी, और तो कोई साधन थे नहीं उस सब लोग समय। दरी पे बैठ गए और काम चल गया। तो उसमें ये हुआ अंत में कि अभिभावक संघ में भाई एक और व्यवस्था है कि आप लोग चाहें तो कुछ कंट्रीब्यूशन दे करके सरकार के बजट, हमारी लिखा पढ़ी 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं, विलम्ब होता है, और बच्चे के तो आज ही पढ़ाई होनी है, तो उसकी कुछ चीज़ें उपलब्ध हो जाएं। क्योंकि मुझे तो यहाँ तक मालूम चौक भी इस समय से उपलब्ध नहीं हो पाते थे, फंड ही नहीं था। तो ब्लैक बोर्ड की पोजीशन थी, वो जो हाँ, दीवारें थी हाँ, वो हाँ। मतलब बड़ी रफ थी, उन्हीं पे पोत पात के जैसे तैसे ब्लैक काम बोर्ड चला बने थे। जाएगा। अब हम जब देखते हैं कि भाई ग्रीन बोर्ड आ गए, अब तो व्हाइट स्मार्ट बोर्ड बोर्ड्स आ गए हैं। ये तो कल्पना है, मतलब आज की हकीकत है, लेकिन वो तो अब नई पीढ़ी को एक कल्पना लगेगी कैसे हम लोग नहीं, उस समय तो इम्पॉसिबल, मतलब किसी कोई सोचा होगा कि स्मार्ट बोर्ड्स भी आजकल इंटरनेट और ये सब एनीवे चीजें। तो भाई इस तरह से आप लोगों की जो इच्छा हो, अच्छा, कोई बाउंडेशन नहीं थी कि नहीं, करना आप अपनी इच्छा से कुछ कंट्रीब्यूशन कर लें। भाई कुछ लोग ठेकेदार साहब हैं, ये देखिए इन्होंने ही बोरी उपलब्ध करा के ये कर दिया, हो सकता है बोरी की कीमत हो या ना हो, हमको तो फ्री में ही मिली थी। मैं इनसे और अनुरोध करूंगा कि भाई ये भी और कंट्रीब्यूट करें। यहाँ ये भी मत देखिए, और लोग भी आए थे जिनके बच्चे नहीं थे, तो भाई मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ कि स्कूल के लिए सही हो। सही बात है, विद्यालय हमारा है। हाँ, तो हमने उसमें एक, इसको आप क्या समझते हैं, मेरे मन में आया कि मैं ही सबसे पहले कंट्रीब्यूशन करूँगा तो शायद बिगनिंग हो जाए। अब चूँकि टीचर तो है ही, रजिस्टर हमने मंगा ही रखे थे पहले से ही, एक अपना आदमी तो मैंने चुन ही रखा था कि जो टीचर का जो मेंबर होगा 2 उसमें से, तो वो सब कार्रवाई को लिख रहा था, सबकी हाजिरी वगैरह ये सब। तो मैंने कहा भाई हमारी इतनी वेतन तो नहीं है, जो मिलता है वो सब यहाँ तो खाने में ही, खाने रहने में ही खर्च हो जाता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से। मतलब महंगाई की बात हम नहीं रो रहे, फिर भी मैं अपने मन से बच्चों के हित में, विद्यालय के हित में 50 रुपये मैं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है। तो मैंने सबसे पहले 50 रुपये दे दिए।
किसी ने फिर 10 भी दिए, 20 भी दिए होंगे, बहरहाल वो लिखते गए, 5 भी दिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब तो 2 रुपए का नोट भी चलता था, 1 रुपए का नोट भी चलता था। हाँ, वो एक दो बहुत से बेचारे ऐसे थे, ना होगा तो उन्होंने भी 1 रुपया दे दिया होगा। बहरहाल हमारे पास लगभग मैं समझता हूँ 300-400 रुपये जमा होंगे। आज के डेट का अगर माने तो 40-50 हज़ार हिसाब रुपए। लगा लीजिए आज के हिसाब से क्या हुआ। तो इससे मैं बड़ा प्रेरित हुआ, भाई लोग भी जब सपोर्ट कर रहे हैं, और हम तो आए ही, हमें तो तनख्वाही इस बात की मिलती है कि मैं कॉलेज को डेवलप करूं, केवल पढ़ाई नहीं, और भी डेवलपमेंट है, बच्चों की खेल कूद है, इनकी जॉब्स हैं, इनकी काउंसलिंग है, आगे क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी उसके लिए चीज़ें भी हैं। तो कुछ पैसे से हमने ब्लैक बोर्ड में जो गड्ढे थे वो एक आदमी को उनके बुला पढ़ाई करके, भाई मैंने कहा पैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, 1-2 घंटे हमको दे दीजिए, उसमें फटाफट वो कर दिए। तो हमारे जो 4th क्लास के लोग उन्होंने फिर पेंट कर लिया, छुट्टी के दिन थे, 1-2 दिन पड़े तो उसमें सूख साख गया वो, तो ब्लैक बोर्ड हो गया। एक समस्या का हमारा हल हो गया, कम से कम लिख तो सकते थे, बच्चे पढ़ तो लें कि लिखा क्या लिखा गया। क्या जा रहा है, सही बात है। नहीं तो हमने लिखना शुरू किया, तब तक गड्ढा आ गया, ओह। चौक टूट गया या कुछ हो गया, फंस गया, नहीं फंसा तो फिर जगह छोड़ के लिख रहे हैं, तो मतलब एक फ्लो बिगड़ता था। अब हमारे दिमाग में बातें चलती रहती थी, तो मेरे दिमाग में आइडिया हुआ, क्यों ना हम एक प्रिंसिपल साहब से मैंने बातचीत की, नहीं तब प्रिंसिपल तो मैं ही था, वो पहले की बात थी जब मैंने बात किया था, उस समय तो मैं ही था। मैं बगल में श्रीनगर था, वहाँ पर लोहे का काम होता था, बिल्डिंग वाला। तो वहाँ तो हमने नहीं देखा था, लेकिन हमने दिमाग में सोचा भाई 4 टांगें चाहिए हमको, 4 टांगें इधर चाहिए, उस पर एक एंगल लगना है। तो एंगल मैंने कहा इस तरह नाली जो है ऊपर बनी रहे, और नाली में तख्ता रख दिया जाए, अच्छा, तो वो फिट करके बेंच सी बन जाएगी। तो मतलब फटाफट काम हो जाए। इसी तरह की बेंच बन जाएगी, करीब 2 सीटर, बच्चे 3 बैठ जाएंगे, एग्जाम में 2 बच्चे बैठ जाएंगे, थोड़ा दूरी पर काम चल जाएगा। तो बहरहाल मैंने ऑर्डर दे दिया उनको। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या, बहरहाल मेरे पास जो पैसा था उसमें करीब 180-100 इतने बेंचेस फर्नीचर, मतलब बेंच और टेबल लोहे के बन गए। हमने कहा अब हम क्या करें, शीशे से काम नहीं चलता है। उसको मैं ऊपर ले आया, मतलब वहाँ से मंगवा लिए, लड़कों के माध्यम से, साथ गए, भाई साथ चलना पड़ता था। बिल्कुल 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 सही बात है। हम नहीं जाएंगे तो कोई बच्चा गिर गया, कोई कुछ हुआ कैसे तो वो? कौन देखेगा। तो हमारे स्टाफ के लोग साथ गए, वो सारा फर्नीचर आ गया। और उसी समय एक्चुअली वो बिल्डिंग शिफ्ट हुई थी। अच्छा, उसी अच्छा, समय। अच्छा। टाट पाट के बाद जब तक ये हम सब कर पाए थे, तब तक बिल्डिंग शिफ्ट हो गई थी, नई बिल्डिंग में आ गई। न्यू बिल्डिंग आ गई थी। वहाँ भी एक कारीगर रहता था वहीं कॉलेज के बगल में। एक्चुअली पता नहीं उसने पहले से कर रखा था वहाँ, तो हम लोग तो समझते थे इसने स्कूल की जगह में ही कब्जा कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वही कागज़ में वही कहता था कि उसका है वहाँ, तो वो था। अब हम अच्छा अच्छा देखभाल से बात करके कहते, उन्होंने कहा नहीं ये साहब इसका है, कटा है। वो सड़क थोड़ी सी ऐसी घूमी थी, तो अच्छा 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 अच्छा। इस तरह का था। एनीवे, तो उसने मदद की, तो हमने फिर टीचर्स को तैयार किया। कुछ बड़े लड़के भी आ गए। उससे कहा भाई धंधा अंधा 2-3 कैसे का तुम करते मांग हो? लो, 1-2 किसी से और से मांग लो, स्कूल का काम है, दे ही देंगे आपको, हमें तो नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, उनके आप क्या चलाओगे। तो बड़े 2-3 धंधे भी आ गए। अब वो आरी चला रहा है, नाप नाप के काट के रख रहा है। उसने फिर एक और को बुला लिया, 2 दिन लगे थे, 2-3 दिन उसमें। और फटाफट वो काट रहा था, कोई घिस रहा था, कोई कुछ कर रहा था, रख देते थे। अब तो कील हम ही लोग ठोंक रहे थे, कील भी ठोंक लिया, उसको मोड़ दिया, वो तख्ता फिट हो गया, बेंच का तख्ता फिट हो रहा था। तो इस तरह से वो पूरा फर्नीचर तैयार हो गया।
ये इस संबंध में जो अ, आगे जो और कार्रवाइयाँ हुई, अच्छा, तो अच्छा, लेकिन किसी ने PM शिकायत की होगी ना जो कि आपने जो कहा था पीएमओ से लेटर हाँ, गया, वो नोटिस आई थी जो। तो जब ये हुआ तो किसी ने कंप्लेंट कर दी। भाई हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। मतलब सही काम हो रहा है और देखिए, इसके सबके लिए लिए मैंने प्रॉफिट है, सबका बेनिफिट है। एक लेटर और पढ़ रखा था, लेटर ऑफ द फादर टू द टीचर ऑफ हिज सन, टीचर ऑफ सन, अब्राहम लिंकन वाला। अब्राहम लिंकन वाला लेटर। तो वो चीज़ भी हमको बड़ी वो कर गई थी, जैसे कहते घर कर गई थी दिमाग में, कि लोग विरोध भी करते हैं और सहयोग भी देते हैं। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि कोई इस काम के लिए भी विरोध कर सकता है, जो मतलब ये अकल्पनीय है, ऐसा तो शायद ही हो होता है, सकता है। आप देख लीजिए, आज भी होता है, हर जगह होता था। कि अब तो अच्छे खैर काम में भी बाधा होती है, बुरे काम में भी बाधा होती है, और एक ऐसा आप नहीं कह सकते। पब्लिक मतलब पूरी तरह सपोर्ट में है कि नहीं करना चाहिए। बढ़ल, क्योंकि हमारे पास उसके बिल वाउचर सब रखे हुए थे। हम्म। और मैंने जब ये लेटर आया तो मैंने उसकी नाप दे करके लोहे का वो और वो दे करके, क्योंकि हमने तो लोहे की कीमत में ही फर्नीचर बना लिया था। हाँ, वहाँ लोग लकड़ी एक्चुअली दे देते थे, तख्ते एक एक अच्छा 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 अच्छा। दान में दे देते, तो उन्होंने दान में दे दिया। जी। दान में दे दिया तो हमारा काम बन गया था। नहीं, लेकिन संभव तो वही कहते हैं तभी होता है। तो मैंने बिल वाउचर, उसके बाद वो कोटेशन जो ले रखे थे, वो उनकी उस समय की कॉस्ट क्या थी, एक टेबल और एक बेंच की, और हमने कितने में तैयार कराए थे, वो दोनों हमने तो लगा comparison करके था। एक जवाब दे दिया। फिर मुझसे किसी ने नहीं पूछा। फिर उसके बाद कोई ना कोई नोटिस का कोई आया, कोई रिप्लाई या कुछ ऐसा कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। एक्चुअली ये पता भी नहीं है कि नोटिस वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय से आई थी या नहीं। अब मुझे मतलब ही नहीं था, मैंने जवाब दे दिया, जिस बात उसमें खत्म हो पता गई। लिखा था उसी पते भेज दिया। अच्छा, हाँ हाँ, आजकल की तरह तो खैर है नहीं कि इंटरनेट से। पीएमओ ऑफिस वगैरह जो भी लिखा था। और अच्छा, जब ये सब चीज़ें चल रही थी, स्कूल भी ठीक हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, और आपकी लीडरशिप बहुत प्रभावशाली वहाँ पे रही, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता था? मतलब जो देखिए, लोग लोग जनमानस कैसा था? कोऑपरेटिव उसमें रहते थे, और कोऑपरेटिव रहते थे, सारे हमारे काम ठीक से चलते रहे। विरोध करने वाले थे तो ठीक है, वो तो करते ही हैं, उसको परवाह नहीं रहती थी, हर जगह रहते थे। बच्चे भी सेलेक्ट हो रहे थे, कोई फौज में भर्ती हो रहा था, कोई जूनियर इंजीनियर हो रहा था, तब डिप्लोमा भी आ गया था वहाँ, तो ये तो हमारी उपलब्धि ही थी। अच्छा, फिर जब ये सब खत्म हो गया, नोटिस का तो फिर कोई औचित्य नहीं रहा, वो तो आपने जवाब दे ही दिया। तो जो जनमानस था वहाँ का जो आम आदमी जो था, जैसे जो गार्जियंस हैं, नॉन गार्जियंस भी हैं जिनके बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनका क्या सपोर्ट कैसे रहता था? एक्चुअली वहाँ फिर तो ये हालत हो गई थी कि उनके यहाँ शादी ब्याह में घरों पे आना जाना सब कुछ इस तरह के हुआ था, जैसे आदमी अपने लोकलिटी में रहता है। सभी से बड़ी अच्छी हमदर्दी मिल रही थी और सभी से बहुत अच्छा मिल रहा था, संपर्क बहुत अच्छे थे। टोटल टेन्योर कितना रहा आपका गढ़वाल का? मैं कुल टेन्योर कितना रहा, मतलब कितना पीरियड? कितने समय हाँ, टोटल समय कितना रहा मैं 12 साल वहाँ रहा। गढ़वाल में? 12 साल। 12 साल में हमारा कुछ नीचे की बिल्डिंग के अनुभव थे, जो आर्ट वाले, ऊपर के, और हमारे हॉस्टल में भी इतना अच्छा डेकोरेट हो गया था कि लोग देखने जाया करते। बहुत अच्छा फुलवारी लगी थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो भी एक पार्ट था। अच्छा, वहाँ तो काफ़ी पहाड़ों पे पथरीला इलाका बहुत ज़्यादा होता है, पत्थर बहुत होते हैं, तो फसल बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। जो लोगों ने उधर यहाँ वाले को देख करके कुछ मूंग वगैरह बोलते थे, उधर या गेहूँ, इनका तो प्रोडक्शन बहुत कम होता था। उनका मूल क्रॉप जो थी, तब एक झिंगुरा होता है जो बाजरे की तरह होता है, उसका भात और ये
क्या बोलते हैं, सोयाबीन वगैरह, नॉर्मल जो फसलें होती हैं, फसल को हम उससे नहीं कह सकते यहाँ। मतलब जिस तरह की क्रॉपिंग इधर होती है उससे नहीं कह सकते, लेकिन वो भी आखिर सरवाइव कर रहे थे, उनके जानवरों के लिए मिल जाता था, चारा मिल जाता था, उसी से वही तो चाहिए था। चारा उनको अपने पेड़ों से ही मिल जाता था, बीमल और बखेना, सैतू, इन चीज़ों से। तो एनीवे वो खेती के दस से तो कुछ नहीं, एक एक गाय भी रखते थे, वो छोटी होती थी, बहुत थोड़ा दूध होता था, तो वो भी बेचारे बेचते थे। ये क्या करे, आदमी की परिस्थितियाँ थीं, उन परिस्थितियों में सर्वाइव कर रहा था। आर्थिक रूप से बिल्कुल संपन्न नहीं कह सकते कि और जो लोग, उसमें ये ज़रूर था कि गरीबी और अमीरी का जो अंतर हम यहाँ देखने को लगता है वो वहाँ नहीं था। सभी को लकड़ी लानी थी, सभी को पानी लाना था, सभी को काम करना था, सभी को पैदल चलना था। मतलब कह सकते हैं कि अगर डीएम साहब भी हैं तो वो भी पैदल चल रहे हैं, उनके पास भी कोई। यस यस यस। मैं इसलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई थी, वो लोग डीएम तो नहीं थे, वो ट्रेनिज थे, लेकिन डीएम भी जहाँ तक सड़क थी वहीं तक तो जा सकते थे। उसके बाद तो गाँव पैदल जाना ही। तो पैदल ही जाना था, वही रास्ते, वही पगडंडियाँ, हो सकता तब कम जाते हो, लेकिन जाते तो थे। लेकिन जांच तो करने जाना पड़ता है कई चीजों की। हमारे यहाँ रैली होती थी, हम एसडीएम साहब बुलाए बुलाते गए। थे तो आते ही थे। तो मतलब ये था कि भाई जाना तो सभी को है, अब वो तो एक तरह के प्रशासनिक अधिकारी, उनके पास इतनी सुविधाएं थी। आम आदमी जो वहाँ पर रहने वाला था, उनमें कोई डिफरेंस नहीं तो थोड़ा बहुत अपनी कल्चरल डिफरेंस की, एससी या अपना उनका जातिगत जो समीकरण है वो तो हर जगह है। लेकिन वो कभी हम लोगों के उसमें रास्ते में नहीं था। वो तो क्या थोड़े बहुत तो अपना नहीं, मगर रीजनल जो उनके रहने कारण का होता है। सभी, हमारे स्टाफ कोई भी हो सभी जाते थे, दावत के में जाते थे, और तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कल्चरल रहना, प्रेम से रहना, ये बहुत बड़ी वहाँ पे वो थी, सभी एक दूसरे के साथ उठते बैठते। अच्छा, ये भी मैंने सुना कि उस समय अधिकारियों में भी ईगो ऐसा विशेष नहीं होता था। हैं? अधिकारियों में भी कोई विशेष ईगो ऐसा नहीं होता ना था। ईगो नहीं, कोई ईगो नहीं देखने को मिलता था, क्योंकि हमारे हॉस्टल में हमने एक तो ऐसी चीज़ थी, एक बार कद्दू के बीज में गाड़ा गया, जहाँ से बाथरूम से पानी जाता था। हमने, कोई लड़का आएगा, चाबी तो वो एक एक हमारे पास वार्डन के पास रहती थी, रहती थी, आएगा तो रुकेगा, पानी डालेगा। बहरहाल वो बीज वहाँ जम गई, बारिश भी हो जाती थी, हमारे यहाँ पपीता भी बहुत था, फ्लावरिंग बहुत अच्छी थी। तो जब मैं यहाँ से गया, वो तो एक तरह का जंगल हो गया था, झाड़ी तो नहीं जमी थी क्योंकि वो झाड़ियाँ तो हमने खत्म कर रखी थी, लेकिन वही बहुत सारे कद्दू तो उन लोगों के लिए दुर्लभ था, लेकिन अब तो हमारे पास ऐसे लग रहा था कि जिसे चाहिए वो ले जाए। तो एक शासी अभियंता थे, रुकी के थे, लेकिन बाय द वे वो उन्होंने बताया था हमको मैनपुरी के, उनसे थोड़ा दोस्ताना वो ज़्यादा हो गया था। तो वो आते थे अपना गाड़ी जीप लेकर के, अच्छा, वो अपना ले आते थे जितने चाहिए, एक दो चार जैसे जो चाहिए। और बाद में जब पक गए तो मैंने एक काफ़ी कमरे थे, एक कमरे में भर भी दिए, और हमने कह दिया भाई जिसको कोई कार्यक्रम हो, जो हो, ले जाओ, जिसे चाहिए वो ले जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, Cost कोई नहीं, कुछ नहीं। cost किस किस बात बात की कॉस्ट? सही बात है। मेरी कोई लागत थी तो हमें लागत तो वसूलनी नहीं थी किसी, मेहनत के नाम पे तो किया कि हमने कुदाल से बीज गाड़े थे, बाकी फैल ही तो रहे अपने थे, आप बारिश हो ही रही थी तो। और ये भी सुना था कि किसी ने राय भी दी थी आपको कि पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन सुना था मैंने कि आप अगर ये फल बेचना शुरू कर दो तो अच्छा पैसा कमा सकते हो। वह पपीता बहुत था, अंगूर बहुत था, ना आड़ू ये बहुत ऐसा था, अंगूर तो एक्चुअली जो यू था, हॉस्टल का, यू शेप का। उसमें तार बांध करके इस तरह से, फिर एक यहीं से बीज ले गए थे, सेमी होती थी बड़ी वाली, हाँ हाँ वो हाँ। काट दिए तो वो एकदम 3-4 महीने में फैल गई।
अंगूर से हमने रस्सी बांध करके अंगूर उसमें फैलाए थे। उसी के बगल बगल में पपीते भी थे, साइड में भी थे, आगे पीछे भी थे। अच्छा, तो इस तो चीज से हमने ये सोचा, हमारे इतने बच्चे हैं, 10-15-20 बच्चे तो होते ही थे, हॉस्टल में थे उसमें। हाँ। वो सब खाएंगे और भी आएंगे। तो हमारे डियाज साहब तो इसलिए आया करते थे कि भाई मैं तुम्हें से यहाँ घर पे नहीं मिलने आया, मुझे पपीता बहुत पसंद है। एक्चुअली वो कुछ हार्ट या उसकी कुछ कहा अच्छा, हुआ कुछ प्रॉब्लम थी उनको फिर। लिवर रिवर का खान पीन, तो वो खूब ले जाते थे। ये नहीं 10-15 जितने चाहिए ले जाओ, वहाँ तो कमी नहीं थी। वो क्लाइमेट भी कुछ ऐसा था। मैंने एक बार 2 कुंटल एक ही क्रॉपिंग में एक पौधे से निकले। मैंने मतलब अनुमान लगाया उनकी वेट और उसके हिसाब से आइडिया। जितने फल लगे हुए थे और वो तोड़ लिए थे, वो सब गिनते हुए तो 2 कुंटल करीब। तो बहुत सारी मैंने देखा भी था, पपीता है, आड़ू जो पीच बोलते हैं, बहुत हुआ करता था। केले का, हाँ, फली बहुत थी। और बेल वगैरह तो वहाँ पे नेचुरली बहुत होते थे, बेल, आम। अच्छा, हाँ, ये सारी चीजें तो ये बाहर थे, तो बाहर से भी हमने एक पौच खरीदी थी 3 सेल की। भाई वो तो आम तो जो जल्दी जाएगा उसी को मिलेगा। अच्छा, हाँ, एक किस्सा है तो इसमें भी वो एक मुझे याद है क्या नाम था उसका, एक मसाण आम हुआ करता था। मसाण आम हुआ करता था एक, मकान मसाण आम। वो जो बनते जी हैं हमारे जो, तो एक किस्सा वहाँ का भी ऐसा था कि वो पेड़ आम का एक तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा पेड़ था वो। तो बड़कोट जब जाया करते थे हाँ। पानी वानी लेने के लिए, तो सुबह सुबह ही जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। तो बनते जी, जब उनका नाम सत्येंद्र था, बनते जी बाद में हुए, तो किसी ने कहा होगा कि रास्ते, वो आम बहुत मीठा था उसका, इतना मीठा आम था और खूब बड़ा आम हुआ करता था, लेकिन कोई उसको उठाता नहीं था। और वो आम इतना आता था उस पे, और वो नीचे, जैसे ऊपर रोड थी तो पहाड़ से नीचे उतर के नीचे से आम आ रखा था ऊपर, तो रोड पे भी और नीचे खेत में इतना आम गिरता था। सर देखिए, एक तो वो निःशुल्क था, कोई बीन के भी बेचता नहीं था, जिसको हाथ लग गया कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। पेड़ का ये था कि उस पेड़ का आम कोई खाता नहीं था, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम ही था मसाण आम। अब वो मसान का मतलब होता है भूत। अब वो तो देखिए मसान वाला कुछ कहते हैं। और ये प्रसिद्ध था कि अगर उसका कोई आम खा लेगा, धारणा तोड़ दी थी लोगों ने। हाँ, तो वो कि उसका कोई आम खा लेगा तो उसको मसाण लग जाएगा। देखिए, तो ऐसा था कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, स्कूल का मतलब क्या होता है, टीचर का मतलब क्या होता है, क्या एक छोटा दायरा, पूरी सोसाइटी उसका पार्ट है। बच्चे, अभिभावक और उनकी धारणाएं, और ये हम जब तर्कपूर्ण बातों से किसी को समझाते तो नहीं समझ में आएगा। भाई वहाँ तो वो लगाते थे, मुर्दा लगाते थे नदी के किनारे, और कहीं लोग नहाते थे। हाँ, नॉर्मल लोग तो बात। डरते थे, बच्चों को नहीं ले जाते थे। हम तो अपने बच्चों को नहीं ले जाते थे, नाच जरा। तो वो कुछ जो वहाँ की बड़ी महिलाएं थी, दादी आज कहती थी गढ़वाली भाषा में, क्या वो लग जाएगा कि नहीं, कुछ नहीं लगता। हाँ, वहाँ मत जाओ, मसान लग जाएगा, वो ये वो है। तो ये बातें, लेकिन उनको हमने संतुष्ट किया, और कम से कम वो ये संतुष्ट हो गए यार, ये कुछ खाली लोगों की बनाई हुई बातें हैं, ज़्यादा इनमें दम नहीं है। और माता जी ने तो करके दिखाया, उन्होंने तो करके दिखाया कि देखो मैं जाती हूँ, कुछ नहीं होगा, यहाँ से नहीं होने वाला। तो ये भी परंपरा टूटी। दिस इज पार्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ द सोसाइटी। मैंने ऐसा कहा कि अध्यापक का काम केवल स्कूल की 4 दीवारी तक नहीं होता, वो सोसाइटी में भी होता है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसकॉन्सेप्ट है, यदि हो सके तो बिना उनको हार्ट पहुंचाए, माने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उनको कन्विंस कर देना कि भाई ये चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा, थोड़ा अगर वैसे शिक्षा से थोड़ा हटके, अगर थोड़ा निजी जीवन तो नहीं कहेंगे, लेकिन नदी के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो ये कितना सच है कि आप वो जो पहाड़ी नदी अलकनंदा थी,
आप उसको तैर के पार कर लेते थे? मैंने तैर के पार तो खैर नहीं की, लेकिन कुछ हद तक डुबकी लगा के ये जरूर देखा कि नीचे बिल्कुल कोई बालू नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है। ओहो। लेकिन मैं कर सकता था, बट नेवर ट्राई, क्योंकि मैं जानता था कोई पहाड़ी नदी है, अनजान नदी है, तो इसमें क्या होगा ये नहीं जानता। लेकिन फिर भी इतना वो डेंजरस प्लेस था कि धारा सीधी जो मंदिर था उसके नीचे नीचे टकराती आती थी। थी, हाँ। उसमें अगर कोई चला गया तो वहां निकला नहीं। अच्छा, मतलब उसके नीचे बीच में केविटीज थी, उनमें अच्छा, जाके फंस जाता था, मछली खा जाती थी। एक बच्चे के साथ हुआ भी था ऐसा। अच्छा, कोई ऐसी क्या घटना थी वो ऐसा? एक टीचर थे, तो बोर्ड का एग्जाम था, बच्चा भी उनका एग्जाम दे रहा था। तो दोपहर में जो बीच का टाइम होता है, इधर 2 से 5 होता था और उधर 7 से 10 होता था पेपर। तो बीच का टाइम वो सभी लोग नहाते और ये सब करने जाते थे। बच्चों के आपस के खेल खेल में किसी ने पानी किया तो पीछे और रखा। तो जैसा मैंने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि अगला कदम कहाँ पे जाए। नदी में नाव तो ऊपर ऊपर तैरती है, नीचे क्या है तो जब तक वहाँ पर बालू का तली में मतलब इतना इतना पानी था, यहाँ तक तो पीछे हटा और उसके बाद अचानक वो नीचे चला गया। अच्छा अच्छा, गड्ढा और नीचे चला गया तो वो गायब हो गया। गायब हो गया तो हल्ला मच गया और भी मतलब चिल्लाया वो लड़का। फिर वो नाव वाले भी आए, एक बार नाव वाले ने उसका कुछ पकड़ भी लिया और फिर वो डूब गया। पकड़ने का मतलब जैसे बाल कुछ पकड़ में आए हो, लेकिन वो फिसल गए। वही चिकने बाल तेल लगाए हुए था, तो एकदम तो इस तरह नहीं पकड़ में आ गया, थोड़ा हिस्सा कुछ पकड़ में आएगा तो फिसल गए। उसके बाद तो वो बड़ी खतरनाक जगह थी। तो एक बार मैं स्वयं नदी के भीतर करीब नदी के किनारे जहाँ तक पानी था वहाँ से 3-4 मीटर भीतर एक चट्टान नदी में थी। तो लोग वहाँ तक लोग जाते थे, उसमें बैठ के भी नहा लेते थे। मैं भी गया। फिर मेरे मन में आया जरा यहाँ से कूदती। कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे भी आदमी काम कर रहा है। मैं कूद गया तो धारा जो आ रही थी उस चट्टान से टकरा करके वहाँ रिंग बन रही थी, सिर्फ भंवर के। हाँ 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 हाँ। तो मैं उसमें अब मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे इसे पकड़ लें। तो गलती क्या थी, जैसे ये चट्टान है तो यहाँ पर से हम पकड़ के, बीच में भंवर थी तो नहीं, अब बड़ा मुश्किल है और ये लग रहा था मैं नीचे खींच रहा। तो मैंने कहा बिना प्रयास किए भंवर के साथ चलते हैं। तो भंवर के साथ आकर के मैंने वो चट्टान पकड़ ली और फिर उधर से मैं, मतलब एक भी गलत कदम जीवन को खत्म कर सकता था। पहाड़ तो पहाड़ी है, पहाड़ की नदियाँ, और ये जो लोग कहते हैं ना एडवेंचर, एडवेंचर में ये समझिए कि उनके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन कहते देवी योग से, इत्तेफाक से बच गए तो वो हीरो बन गए, और नहीं बचते तो खत्म हो गए। तो शायद कुछ ऐसी मान्यता भी थी, वो मंदिर भी शायद इसीलिए स्थापित किया गया था महादेव जी का, किलकलेश्वर, वो किलकलेश्वर मंदिर, और वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ऐसी बात नहीं है, काफी बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, तो जो अगर पूरी जर्नी हम आपकी गढ़वाल का देखें, पोस्टिंग से लेकर और ट्रांसफर तक, तो लास्ट टाइम पे पूरा पब्लिक सपोर्ट आपके साथ था, टीचर सपोर्ट आपके साथ था, प्रशासनिक सपोर्ट भी आपके साथ था, और हमारा तो फिर उसका जो प्रिंसिपल जो प्रमोट होके आए थे DDR सेवाएं 1 में डिप्टी डायरेक्टर नियुक्ति जो करके हुआ था, तो उन्होंने मेरा तो लेकिन जो इतना सपोर्ट सब कुछ था, तो ये भी मैंने सुना था कि वहाँ पर लोग आपको जमीन वगैरह देने को भी तैयार हो गए। जमीन तो कुछ थी भी क्या, 200 रुपए नाली मानी, 1 बीघा का आधा हिस्सा। नहीं, आई मीन टू से कि ऐसे ही आप नहीं यहीं रहिए, हमारे साथ ही रहिए, ऐसा कुछ था? ये तो सब था कि, लेकिन
हर आदमी की भी अपनी प्रॉब्लम होती है, बच्चों की प्रॉब्लम सारी, बच्चे लोगों की प्रॉब्लम, और कुछ लगता भी है अपना वतन तो अपना ही वतन, वतन का मतलब वो भी हमारा देश था। इतनी परेशानियां तो खैर बहुत बहुत ज़्यादा थी। हार्ड लाइफ बहुत। वहाँ की, और ये सब मैं जानता था कि उम्र ढलेगी तो ये हार्ड लाइफ मैं कैसे जी पाऊँगा, ये तो सब था ही। तो तब उन्होंने ही कहा था कि भाई साक्षी जी मैं आपका ट्रांसफ़र करा दूँ। मैं पहुँच गया हूँ तो मेरा ट्रांसफ़र। ये किलकेश्वर का अगर हाँ, हालांकि एक बात पहले घटना हुई थी कि श्रीनगर ट्रांसफ़र की बात हुई थी, तो ज़रूर प्रिंसिपल साहब ने मना कर दिया और लोगों से कह दिया, तो लोगों ने उसका बहुत विरोध किया था कि नहीं, आपका ट्रांसफ़र जब हो जाएगा तब आप जाइए नीचे, इस कॉलेज से हम आपका वहाँ कॉलेज हम जाने नहीं बोल। ये था। ये तो ये आपका अगर एक संक्षेप में पूछा जाए तो लाल साहब की उपाधि कैसे मिली? कि मैं कोई सरनेम नहीं लिखता था वहाँ जातिगत। एक्चुअली 71 में एक आंदोलन चला था यूपी में, जात हटाओ, यानी जात सरनेम, जात से सरनेम से स्कूलों के नाम थे। जैसे शुरुआत में था शहीद इंटर कॉलेज, उसका नाम आदर्श कृष्णा करके हो गया था, ये इस तरह का चला था। वहाँ से मैंने भी सोचा कि कोई सरनेम नहीं लिखना चाहिए, तो हमारा लास्ट नेम लाल था, क्योंकि लोग रिकॉर्ड करते थे तो लाल साहब कहने लगे। एक्चुअली क्योंकि मैं भी जब लगभग आपके आने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे मौका मिला, पौड़ी गढ़वाल में वापस गया था एक बार, तो वो बड़ी रोचक घटना वहाँ की भी है कि जब मैंने, अब मन तो करता ही है कि जब इतने सालों बाद जाओ तो एक बार और लोगों से मिल के आना चाहिए। तो तब तो वो ब्रिज वगैरह, नेथाणा वाला ब्रिज है वो बन गया, अब तो बहुत कुछ हो चुका है। तो मैं नदी के पास पहुंच गया, जो सेंट थेरेसा स्कूल है वही नदी के पास पहुंच गया जहाँ नाव लगती थी। अब मुझे तो पता नहीं था कि नाव बंद हो चुकी हैं। तो मैं जब पहुंचा वो, तो मैंने वहाँ पूछा वहाँ पर कि भैया यहाँ नाव चलती थी? तो एक लोगों ने पूछा कि आप कितने समय पहले की बात कर रहे हो? क्या समय तो खैर काफ़ी हो गया है। तो 12-15 साल पहले नाव चलती थी, तो इधर ये नेथाणा वाला ब्रिज बन गया, तो इससे आप चले जाइए। जाते जाते फिर मैंने ऐसे ही निकल के, मैं जब उधर पहुंच गया, नदी की दूसरी तरफ पहुंचा, तो एक लोग और जा रहे थे। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा, थोड़ा बुजुर्ग थे, क्योंकि जवानों से तो पूछना कोई मतलब नहीं था उस समय का, तो बुजुर्ग थे, तो स्कूटर पे जा रहे थे, तो रुक गए। देख के, गढ़वालियों का थोड़ा नेचर भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई बाहर का दिखता, कि छोटी प्लेस है, सब जानते हैं एक दूसरे को कौन है क्या है, तो पूछा हमसे कि नौना किथे जाने छो। तो अब गढ़वाली समझ में तो सब आती थी मुझे, लेकिन अब इतना बोलना समझ में नहीं आया था। तो मैंने उनसे ऐसे ही चलते चलते पूछा, मैंने कहा यहाँ एक लाल साहब थे। उन्होंने क्लियर बताया कि हाँ, वो बहुत समय पहले यहाँ थे और स्कूलों को पूरा सुधारा है। ये है, ये घटना मेरे ख्याल से आपके आने के शायद 12-15 साल बाद की है। तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा था कि ये लाल साहब एक ब्रांड बना था वहाँ पर, और चाहे आप श्रीनगर में पूछ लीजिए, चाहे आप किलकेश्वर में पूछ लीजिए, चाहे आप इधर कीर्तिनगर साइड में पूछ लीजिए, 6-7 किलोमीटर दूर और कहीं पूछ लीजिए, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो आपको जानता ना हो। वही तो सोशल रिलेशनशिप में थे। मैंने जैसे पहला कहा कि टीचर का काम केवल स्कूल की बाउंड्री तक ही नहीं होता, तो आज सभी के यहाँ आना जाना जहाँ तक हो, फिर उनकी कही बात जो नहीं मतलब था उससे पहुँच जाती है, ये तो बात है, लोग जानते ही थे। और वो जो बुजुर्ग बगल के ही रहे होंगे तो निश्चित रूप से हमें जानते ही होंगे। तो जो टेन्योर वहाँ का आपका रहा, फिर एक जरूर था, जी, जहाँ मुझको लोग लाल साहब कहते थे, कुछ लोग काल साहब भी कहते थे। अच्छा। एक्चुअली परीक्षा के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट था और डिसिप्लिन, तो भले ही वो मजाक में कहते हो। हाँ, लेकिन वो लेकिन मेरा दूसरा सरनेम ये भी था। नहीं, तो ये ज़रूरी भी होता है कि जो जहाँ तक सपोर्ट है, मतलब जब परीक्षा की बात आती है तो वहाँ पर फिर स्ट्रिक्ट अगर नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। क्योंकि ये बात जो मैंने कही
हमारे डीडीआर साहब थे बलौनी जी, वो जब वहाँ आए तो बाद में ठीक मैं फिल्म बैठा था, मैं बैठा रहा, वो उधर से ही कमरों में घुस गए, देख के आए। तो हमारे पास जो वो था, अरे डीडीआर साहब आ गए। मैंने तो मैं खड़ा हूँ, बैठा तो नहीं। डीडीआर साहब आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और पूरा चक्कर लगा के आ गए। तब मैंने उनके लिए कुर्सी मंगाई रखी थी अलग से, मैंने सिर बैठी, तब उन्होंने कहा। मोमेंट रहा होगा। उस इवेंट को सुन करके मैं खुद अभी इमोशनल हो रहा हूँ। गांव के लोग आ गए, उस दिन दावत भी थी सभी की, और विदाई शायद इस तरह से हुई थी जैसे गांव के लोग अपने लड़की की विदाई करते। वो तो एक इमोशनल था, अनएक्सपेक्टेड होता ही है वो तो। अब वो हम वो मोमेंट्स दिखा नहीं सकते क्योंकि उस समय कैमरे और वो सब चीज़ नहीं थी उस समय, तो सिर्फ भाव में ही व्यक्त किया जा सकता है। जहाँ तक मैंने सुना था कि और ये यहीं तक नहीं, वहीं का नगर पालिका का ट्रक इस बहाने से उन्होंने अपनी जर्नी दिखाई कि मथुरा जाएंगी, मुझे उन्होंने मेहनती छोड़ा। अच्छा 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 अच्छा। वही चीज़ है कि जब प्रयास इस लेवल पे होते हैं तो सच बात यह है कि जब कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है तब उसके प्रयासों का पता चलता है, उसके सोशल वैल्यू का पता चलता है कि एक्चुअल में उसने क्या करके दिखा दिया है। मैंने कहा कि अगर आप अच्छे मन से काम करते हैं। और चलिए आपसे एक बार फिर और दूसरे एपिसोड में फिर बात करेंगे आपके फतेहपुर के टेन्योर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि उत्तराखंड के जो किलकलेश्वर जो जगह थी, अच्छा मैं आपको ये बता दूं क्योंकि ये हमारे पिताजी हैं तो मैं तो साथ में रहा हूं। हालांकि मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत बड़ा नहीं था, तो बहुत सी घटनाएं तो मैंने खुद अपने आंखों से देखी हुई हैं। बस मुझे इतना तो थोड़ा बहुत याद है कि जब वहां से चले थे तो लगभग 6 किलोमीटर की जगह, अब आज हम लोग को 6 किलोमीटर कुछ नहीं लगता है, लेकिन उस समय 6 किलोमीटर पहाड़ पे 4-5 गांव चेंज हो जाते थे। और कीर्तिनगर तक पता नहीं कहां कहां से लोग आए थे विदाई देने के लिए। किसी को पता चला कि अरे वो तो वहां से निकल चुके हैं और इस रास्ते से आ रहे हैं, तो रास्ते भर। तो मैं तो इतना छोटा था, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, इतना जानकारी नहीं है, लेकिन जब छोड़ा था तो उसके बाद से लेकर, जैसा मैंने अभी बीच में बताया कि 12-15 साल बाद भी जब मैं गया था वहां पर, तो भी लाल साहब के नाम से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो जानता नहीं था कि एक व्यक्ति यहां पर ऐसे आए थे जिन्होंने न सिर्फ स्कूल को बल्कि पूरे समाज को बदल के रख दिया था। तो आज हमने बातचीत की उनसे और आपके समक्ष उनके जीवन के जो स्वर्णिम वक्त था वो हमने रखा। और दोस्तों अगले एपिसोड में फिर कभी एक बार फिर उनके साथ बैठेंगे और उनके फतेहपुर के टेन्योर के बारे में एक बार फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं और हम मिलते हैं आपको अगले नए एपिसोड में। नमस्कार।